क्या आपने कभी सोचा है कि शादी में सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा क्यों लगता है? कभी प्यार, कभी तकरार, ये रिश्ता इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों है? समझदारी में भरोसा डगमगाता क्यों है? जवाब छिपा है कुंडली के सप्तम भाव में। डिपेंड करता है कि कुंडली के सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, आपकी शादी उसी के अकॉर्डिंग चलती है। नमस्कार, मैं हूं अमित भटनागर और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रोलॉजी हब इंडिया में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन सा ग्रह सप्तम भाव में बैठने पर कैसे रिजल्ट देता है, क्या सूर्य बैठने पर डिवोर्स होना पक्का है या शुक्र बैठने पर बहुत ही सुंदर पार्टनर मिलेगा ही मिलेगा, क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं जो मैरिड लाइफ को हैप्पी बनाते हैं और क्या वो कॉम्बिनेशंस होते हैं या वो कौन से प्लैनेट्स होते हैं जो जीवन को हैप्पी, जीवन को दुखी बना देते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि मैं ऐसी रेमेडीज बताने वाला हूं जो आपकी मैरिज लाइफ को सुखी बनाएंगे। अंत तक बने जरूर रहिएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले ग्रह सूर्य देव की। सूर्य अगर कुंडली के सेवेंथ हाउस यानी सप्तम भाव में बैठे होंगे तो क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसका रूप कैसा होगा अगर सूर्य बैठ जाते हैं सप्तम हाउस में। शुरुआत करते हैं। सूर्य कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास का कारक है, इसलिए आपका जो जीवन साथी है वो आत्मविश्वासी होगा। थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है क्योंकि जब आत्मविश्वास आता है तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो कभी कभी कॉन्फिडेंस वाली जो एक थ्रेशोल्ड, एक रेखा है, उसको पार कर जाता है और ईगोइस्टिक हो जाता है। सरकारी या प्रशासनिक काम से जुड़ा हो सकता है क्योंकि सरकार का कारक है सूर्य, इसलिए बहुत पॉसिबिलिटी है कि सूर्य से संबंधित होने पर प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा हुआ हो। बहुत ही प्रखर बुद्धि का व्यक्ति होगा, चाहे होगी या होगा। सम्मान और प्रतिष्ठा बाय डिफॉल्ट आएंगे ही आएंगे ऐसे व्यक्ति के साथ में। कभी कभी गुस्सैल स्वभाव का भी हो सकता है क्योंकि सूर्य के अंदर बहुत ऊर्जा होती है। जब आपके अंदर ऊर्जा अत्यधिक होती है तो आप अग्रेसिव नेचर के होते हैं और ये कारण है क्योंकि सूर्य का कारकत्व है ऊष्मा देना, गुस्सा कराना, तो वो गुस्सैल बना देता है। जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं लेकिन कंट्रोल भी करने वाले लोग होते हैं ऐसे। परिवार में प्रतिष्ठा को लेकर बड़े सजग होते हैं, इनको अपने आत्मसम्मान से बहुत प्यार होता है। अगर इनके आत्मसम्मान को चोट पहुंची तो इनसे बुरा फिर कोई और नहीं है। दूसरों से प्रशंसा पाने की चाह भी ऐसे लोगों के अंदर होती है। तो ये तो थे आपके जीवन साथी के स्वभाव, सोच और रूप। अब जानिए शादी के बाद आपका जीवन कैसा होगा, सुख आएगा या संघर्ष आएगा, समझते हैं। शादी के बाद जीवन में सबसे पहले आपकी आती है प्रतिष्ठा। सन कारक है आपके फेम का, तो जब जीवन साथी ऐसा आता है जो सन से प्रभावित हो तो आपके जीवन में यह फेम आ सकता है क्योंकि आपका हो सकता है स्पाउस जो है फेमस पर्सनैलिटी हो, यू नेवर नो। अपने वक्त अपने अपने क्षेत्र में वो इतने फेमस हो कि दुनिया में उनका नाम हो और उसकी वजह से आपको भी नाम हो। किसी भी तरीके से आपके जीवन में फेम आ सकता है या जीवन में अपलिफ्टमेंट हो सकता है, यानी आपके जीवन में प्रमोशन हो, आप ऊंची पदवी पर चले जाएं। जीवन में डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर आता है। हो सकता है शादी से पहले आपका नेचर होता हो कि आप सोकर उठे, फ्रेश होके ऑफिस चले गए, नाश्ता नहीं किया, ऑफिस में कर लेंगे, लंच बाहर से खा लेंगे, शाम को दोस्त के घर चले गए, कोई रूटीन फॉलो नहीं करते। लेकिन ऐसे लोगों के साथ शादी करके जीवन में एक रूटीन आता है, एक स्ट्रक्चर आता है। बड़े ही ये लोग चाहेंगे कि आपके जीवन में रूटीन फॉलो हो, नहीं तो ये आपसे नाराज हो जाएंगे। पार्टनर से टकराव की संभावना भी हो जाती है क्योंकि थोड़ा सा सन जो है ईगो लेकर आते हैं। जब दो लोगों के बीच में ईगो आता है तो दोनों बात करना बंद कर देते हैं, 3-3 दिन तक बात नहीं करते और कम्युनिकेशन गैप होता है और टकराव शुरू हो जाता है। और सन वैसे भी ईगो की वजह से जनरली ऐसा करते हैं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है। ईगो क्लैशेस आपके बीच में हो सकते हैं। शादी के बाद जीवन में आपकी प्रोग्रेस आ ही गई है। रिश्तों में क्या होगा, अथॉरिटी का मुद्दा बनेगा कि मैं डोमिनेट करूंगा घर को या आप डोमिनेट करोगी या करोगे। सो दोनों पार्टनर्स में एक ये हमेशा क्लैशेस रहेंगे कि कौन डोमिनेट करेगा और दोनों के अंदर ये हमेशा एक लड़ाई बनी रहेगी। डिसीजन मेकिंग में टकराव आएगा। दोनों बुद्धिमान है, सूर्य बुद्धि देते हैं, सूर्य विश्वास देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं, ईगोइस्टिक बनाते हैं। नॉलेज की कमी किसी के पास नहीं है, बुद्धि की कमी किसी के पास नहीं, इसलिए एक डिफरेंट सोच का व्यक्ति है, दूसरा डिफरेंट सोच का व्यक्ति है। जब दो डिफरेंट सोच मिलेंगी तो क्या होगा, क्लैश। नॉर्थ और साउथ जब पोल मिलते हैं तो क्या होता है, ये आपस में आते हैं लेकिन ये दोनों नॉर्थ नॉर्थ है, दोनों के पास बुद्धि है। सो ऐसा होता है कि जब दोनों बुद्धिमान व्यक्ति मिलते हैं तो आपस में टकराव हो जाता है, डिसीजन मेकिंग में टकराव होता है। शादी के बाद जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी होती है, ऐसा देखा गया है कि जहाँ सूर्य देवता है आपके जीवन में जिम्मेदारियां लेकर आएंगे। इमोशनल वार्मथ की कमी हो सकती है। सूर्य बड़ा प्रैक्टिकल बनाते हैं इंसान को, थोड़ा सा इमोशनल कम रखते हैं जिसकी वजह से इमोशंस की कमी हो सकती है।
जीवन में लेकिन क्लैरिटी आएगी, ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, और डायरेक्शन आएगा कि मुझे जाना कहाँ है जीवन में, क्योंकि क्लूलेस होकर आप ज़िंदगी नहीं जी सकते और ये आपको जीने भी नहीं देंगे। अब आप समझ लेते हैं कि आपकी शादी जो है लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। सूर्य जो है क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है, इमोशन से थोड़ा दूरी रखते हैं, इसलिए अरेंज मैरिज के ज़्यादा चांसेस होते हैं। लव मैरिज शुक्र वाले में आती है। तो सूर्य प्रैक्टिकैलिटी के कारक हैं, ये आपको मोस्टली अरेंज मैरिज की तरफ लेकर जाते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों की लव मैरिज नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। प्रोबेबिलिटी अरेंज की ज़्यादा होती है। परिवार की इच्छा से शादी होती है। हो सकता है कि आप किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर जाएँ, किसी आपके सोशल सर्कल हो या आपकी फैमिली मेंबर्स किसी को जानते हों, उनकी जान-पहचान से शादी हो, ये बहुत ज़्यादा संभावना होती है। लव मैरिज तभी होती है जब सूर्य बिल्कुल शुभ हो, किसी और पाप ग्रह की दृष्टि या युति या किसी तरीके से इम्पैक्टेड ना हो, बिल्कुल क्लियर बैठे हों कि बिना किसी पाप प्रभाव के, तो लव मैरिज हो भी जाती है। आपका पार्टनर जो है इन्फ्लुएंशियल होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। लव मैरिज अगर होती है ऐसे लोगों की तो उसमें ईगो क्लैशेस होते हैं, या अरेंज में भी होते हैं, लव में थोड़ा-सा ज़्यादा होते हैं। लव मैरिज में अरेंज मैरिज में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू लव मैरिज। सूर्य और शुक्र का योग हो तो लव मैरिज की संभावना ज़्यादा होती है, यानी सूर्य और शुक्र एक साथ बैठे, मैंने आपको पहले ही बोला था कि शुक्र जहाँ पर आएँगे लव मैरिज लेकर आएँगे, इसलिए सूर्य और शुक्र जहाँ बैठ गए लव मैरिज हो सकती है। परिवार की सहमति ज़रूरी होगी, परिवार की सहमति के बिना लव मैरिज भी नहीं हो पाएगी। शादी में सम्मान और स्टेटस महत्वपूर्ण होगा। अब जानते हैं कि आपकी कुंडली में तलाक के योग है अगर सूर्य बैठ जाएँ। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था इंट्रोडक्शन में, क्या सूर्य का मतलब तलाक है? आंसर है नहीं। आंसर इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन देखने होते हैं तलाक के लिए, केवल एक सूर्य बैठ जाए 7th हाउस में उसकी वजह से तलाक हो जाए, नहीं। एक आपको छोटा-सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कोई भी एक अच्छी तलाक का क्या मतलब होता है कि 2 लोग साथ-साथ ना रह रहे हों। अगर हम एस्ट्रोलॉजी को कलयुग के हिसाब से देखें, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं कि लोग मैरिड हैं, लेकिन साथ-साथ नहीं रह पा रहे। मेरे पास तो डिफरेंट क्लाइंट्स आते हैं, पता नहीं सालों से हस्बैंड वाइफ अलग-अलग रह रहे हैं बिकॉज़ ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रीज़न्स। किसी हस्बैंड यूके में बैठा है, वाइफ कनाडा में बैठी है, या हस्बैंड इंडिया में है, वाइफ यूएस के अंदर है। क्यों? किसी को ये है कि यार मैं 5-6 साल में पैसा कमा लूँ, उसके बाद हम साथ में ज़िंदगी भर आराम से रहेंगे। और 5 साल का, 6 साल का हो जाता है, 7 साल का हो जाता है, पैसे की डिमांड कम हो ही नहीं रही है कि मुझे 50 लाख का लोन चुकाना था, 40 का हो गया है। 2 साल और रह लूँगी तो 10 लाख और कम हो जाएगा। ये सर्किल है, इसे बोलते हैं विशियस सर्किल। ये साइकिल है, हमेशा घूमती रहती है, ये चीज़ें कभी खत्म नहीं होती हैं। मैं अपने क्लाइंट्स को भी समझाता हूँ, आप एक विशियस सर्किल में फँस चुके हैं, अगर आप इस पैसे के पीछे भागते रहेंगे तो आपकी पर्सनल लाइफ़ खराब हो जाएगी, और सूर्य बैठे हों तो ये सारे इस तरह के योग भी बैठ बनते हैं, जहाँ पर हस्बैंड वाइफ अलग-अलग रह रहे हैं, जस्ट लाइक अ डिवोर्सी। क्योंकि कोई परिवार तो है नहीं, आप अलग-अलग देशों में रह रहे हैं, आपका कोई मतलब नहीं, आप फिज़िकली प्रेज़ेंट हैं नहीं एक-दूसरे के सामने, इट्स जस्ट लाइक अ डिवोर्स। तो कलयुग में डिवोर्स ना होते हुए भी आप अलग-अलग देशों के अंदर रह रहे हैं। सूर्य उसकी वजह होते हैं। अ, ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से आप लोगों के बीच में दूरी हो जाती है, क्योंकि दोनों ही ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या एक पार्टनर ईगोइस्टिक है, इसकी वजह से क्लैशेस हो जाते हैं। रिश्तों में वार्म्थ की कमी होती है, मैंने पहले भी बताया था। तलाक नहीं होगा तो रिश्तों में रिश्ते सूखे हो जाएँगे। सूर्यदेव क्या करते हैं, सूर्यदेव अत्यधिक ऊष्मा है उनके अंदर, ऊर्जा बहुत ज़्यादा है, तो ये जहाँ बैठते हैं उस भाव के कारकत्व को सुखा देते हैं। ऐसा बहुत, मैं लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ, सुखा देते हैं, बेसिकली सुखाते नहीं हैं, कम कर देते हैं। रोशनी से चीज़ें सूख जाती हैं या ऊर्जा से, मैं इसलिए वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए। जहाँ बैठेंगे उस भाव के कारकत्वों में कमी आ जाएगी। 7th हाउस किस चीज़ का भाव है? पार्टनरशिप का है, मैरिज का है, विदेश जाने का है। सो जो मैरिज, हम तो मैरिज की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप और विदेश की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो मैरिज के अंदर कमी ला देंगे, एक सूखापन आ जाएगा रिश्तों के अंदर, वो जो वार्म्थ होनी चाहिए वो नहीं रहेगी। सूर्य शनि या सूर्य राहु का अगर योग बन जाए 7th हाउस में, तो सेपरेशंस के योग बनते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ डिस्क्लेमर के साथ में, केवल यही होने से डिवोर्स नहीं होता है, ये हो तो एक चांस बढ़ जाता है। बाकी और भी देखना पड़ता है कि शुक्र की क्या स्थिति है, शुक्र उच्च राशि का, स्वराशि का, या द्विस्वभाव राशि में बैठा है या नहीं, वो सारे कंडीशंस भी देखने पड़ते हैं। बट अगर ये योग बन गया सूर्य शनि या सूर्य राहु का, तो चांसेस बढ़ जाते हैं।
रिजिड सोच के कारण, क्योंकि दोनों रिजिड हो जाते हैं तो समझौते नहीं होते, फ्लेक्सिबिलिटी की कमी होती है। पार्टनर के डोमिनेंस से परेशानी होती है। पहले भी मैंने बात की थी, जब आप डोमिनेंट होते हैं, आप चाहते हैं कि मैं घर को डोमिनेट करूँ, वो चाहेगा मैं डोमिनेट करूँ, तो फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण लड़ाई-झगड़े होते हैं और बात बिगड़ जाती है। अगर सूर्य मजबूत हो, सेपरेशन भी टल जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। तलाक से पहले लंबे समय तक संघर्ष होता है। सो बेसिकली क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि तलाक से पहले आप सोच रहे होंगे कि मैं तलाक लूँ ना लूँ, लेकिन जब आप डिसीज़न पे पहुँचेंगे, उसमें ही 2 साल निकल गए होंगे। आप हो सकता है 2 साल पहले ही अलग-अलग शिफ्ट हो गए हों। लड़की अपने पेरेंट्स के घर चली गई, लड़का दूसरे घर में चला गया, लड़की वहीं रह रही है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप 1-2 साल दूसरे घरों में बिताएँगे, डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहेंगे, तब जाके तलाक मिलता है। तलाक भी ईज़िली नहीं मिलता है। क्या एक से ज़्यादा योग होने के विवाह क्या एक से ज़्यादा विवाह होने के योग हैं? आइए ये पता करते हैं। हाँ, चांसेज़ हैं, अगर आपका सूर्य कमज़ोर है तो 2 विवाह हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि शुक्र की स्थिति देखनी बहुत इम्पोर्टेंट है। सामाजिक दबाव में भी दूसरा विवाह होता देखा गया है ऐसा। ऐसा देखा गया है, सामाजिक दबाव में दूसरा विवाह हो जाता है। सूर्य और केतु का योग हो तो हिडन रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं। पार्टनर से डिस्कनेक्ट होने पर दूसरा रिश्ता हो जाता है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, आपका स्पाउस है, उससे आप अलग हो गए। अब आपका ध्यान भटक गया, आप दूसरी जगह बाहर चले गए। ये पॉसिबिलिटी होती है सूर्य और केतु साथ बैठे हों तो। प्रतिष्ठा बचाने के लिए दूसरा विवाह, बहुत सारे आपने एग्ज़ाम्पल देखे होंगे कि कोई ओवर एज हो गया, 30 साल का हो गया, 35 साल का हो गया, अब उसकी शादी नहीं हो रही है। सोसाइटी में जहाँ भी जाता है लोग पूछते हैं, शादी कब करोगे, कब करोगे? और उसकी वजह से बेचारा दबाव में आके तो शादी कर लेता है, उसका जीवन फिर आगे चल के खराब हो जाता है। क्योंकि नहीं पता वो शादी क्यों नहीं कर रहा था, उसका मन था, नहीं था, लेकिन जिस समाज के दबाव में वो शादी कर लेता है। इमोशनल इन्फ्लुएंस की फुलफिलमेंट की तलाश रहती है कि कोई वो चाहता है कि मुझे मेरे इमोशंस को कोई समझे, लेकिन अगर सूर्य बैठा होगा तो थोड़ा-सा इमोशन से इंसान दूर ही रहता है। विवाह में सम्मान की कमी भी हो सकती है। अब उपाय क्या हैं अगर सप्तम भाव के अंदर इतनी सारी पीड़ाएँ भी होती हैं और अगर वार्मथ नहीं है रिश्तों के अंदर, तो उपाय क्या हैं? आदित्य हृदय स्तोत्रम का नियमित पाठ करें। आदित्य मतलब सूर्य देव, उनका अगर आप नियमित पाठ करेंगे, तो उससे चीज़ें इम्प्रूव होती हुई देखी गई हैं। सूर्य को जल अर्पण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें 108 बार रोज़ाना। दान करें, रविवार को गुड़ और गेहूँ का। नेत्रहीनों को सहायता दें। नेत्रहीन बहुत इम्पोर्टेंट है। जिनके पास रोशनी नहीं है, सूर्य क्या है? रोशनी के देवता। तो नेत्रहीनों की अगर आप हेल्प करेंगे तो आपका सूर्य इम्प्रूव होगा। सरकारी सेवा में लगे लोगों की सहायता करें। घर की पूर्व दिशा को साफ रखें और रोशन रखें। तो ये थे रिजल्ट सूर्य के 7th हाउस में। और अब जान लेते हैं अगर चंद्रमा कुंडली के 7th हाउस में बैठा हो तो क्या रिजल्ट होंगे। सबसे पहले पता करते हैं कि जीवन साथी का स्वभाव, स्वरूप और सोच कैसी होगी। चंद्रमा कारक है ममता का, नर्चरिंग का, केयरिंग का। तो आपका 100% पार्टनर भावुक होगा, संवेदनशील होगा, क्योंकि माता जैसे गुण आते हैं व्यक्ति के अंदर अगर चंद्रमा बैठा हो 7th हाउस के अंदर, आपके पार्टनर के अंदर। भावुक होगा, छोटी सी बात पे हर्ट हो सकता है। पारिवारिक और भावनात्मक जुड़ाव रखने वाला होगा। ऐसे व्यक्ति को परिवार के साथ रहना पसंद होगा। बाहर जाने की बजाय घर में रहकर पॉपकॉर्न खाकर मूवी देखना पसंद करता होगा। मैं ये एग्ज़ाम्पल बार-बार देता हूँ। 2 ही टाइप के लोग होते हैं, जो एक बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हैं और दूसरे टीवी के सामने पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देखना चाहते हैं। तो ये घर के अंदर मूवी देखते हुए पॉपकॉर्न खाने वाला व्यक्ति होगा। मूड स्विंग्स की संभावना होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। क्यों? कहा गया है ना कि चंद्रमा की 27 कलाएँ 27 ही होती है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ? मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा अगर गलत हूँ तो। चंद्रमा की 27 कलाएँ होती हैं, डेली उसका स्वरूप बदलता है। उसी तरह मूड स्विंग्स होते हैं इंसान को, अभी वो खुश है, थोड़ी देर बाद उसने कुछ सोच लिया और परेशान हो गया एंड यू आर वंडरिंग कि भाई अभी तो सही था सब कुछ, अभी कैसे परेशान हो गया? ये इसे बोलते हैं मूड स्विंग्स। नर्चरिंग और केयरिंग नेचर होता ही होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। कल्पनाशील होगा, आर्टिस्टिक होगा, इमेजिनेशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है, क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है। जिन लोगों का चंद्रमा सॉलिड होता है, बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं और उनकी पेंटिंग्स अगर आप देख लोगे तो नाखून चबाते रह जाओगे। एक कमी होती है, जल्दी प्रभावित होने वाले लोग होते हैं। किसी ने कुछ अच्छा करा, ये लोग बड़ी जल्दी इम्प्रेस हो जाते हैं उनसे। मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोग देखे हैं जो अ
मैं सोचता रहता हूँ ये किस बात से इम्प्रेस हो रहे हैं, ये इतना ज़्यादा इन्होंने क्या करा है ऐसा? और मेरे फ्रेंड्स जो हैं या मेरा सर्कल जो है उसमें लोग ऐसे हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, अरे! इसने तो ऐसा कर दिया। चंद्रमा से प्रभावित है, मैं समझ जाता हूँ। सहानुभूति रखने वाले होते हैं, जैसे माँ होती है कुछ चोट लग जाए किसी बच्चे को या किसी दूसरे के बच्चे को चोट लग जाए, एकदम उनके दिल में दर्द हो जाता है। इसी तरह इनके भी दिल में दर्द होता है, बहुत सहानुभूति रखते हैं। घरेलू वातावरण पसंद करते हैं, बता ही चुका हूँ, कभी-कभी अस्थिर विचारों वाले हो जाते हैं। अब शादी के बाद आपके जीवन में कैसा होगा? सुख आएगा कि संघर्ष आएगा? समझते हैं। भावनात्मक जुड़ाव में वृद्धि होगी, इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। ये अपोज़िट हैं सूर्य के। सूर्य देवता गरम-गरम है, रिश्तों में प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है, इमोशंस की जगह कम होती है। चंद्रमा अपोज़िट है, इमोशनल ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल थोड़े कम होते हैं। दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग से कम सोचते हैं। घर में प्राथमिकता बढ़ेगी, मानसिक शांति की तलाश होती है। जिनका चंद्रमा अगर कमज़ोर है ना, तो उनको मानसिक तनाव की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मतलब मानसिक तनाव का मतलब पागल नहीं होता है, स्ट्रेस थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। ये लोग सोचते ज़्यादा हैं। तो इन लोगों को ना शांति की तलाश होती है कि मुझे जीवन में थोड़ी-सी शांति चाहिए। मूड स्विंग्स की वज़ह से रिश्तों में उतार-चढ़ाव हो सकता है। अब एक पार्टनर को मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो अब वो डिफरेंट बिहेव कर रहा है, कभी खुश है, कभी दुखी है, कभी चिल्ला रहा है, कभी शांत है, कभी बोलता है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे बात मत करो। परेशान हो जाओगे, नहीं हो जाओगे आप भी? कि आपसे बात नहीं बता रहा किस बात से परेशान है, लेकिन मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे मुझसे बात मत करो, आप इरिटेट हो जाओगे। उसकी वजह से क्या होता है, रिश्तों में उतार-चढ़ाव आता है। अ, ये लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते इनको एग्ज़ैक्टली प्रॉब्लम क्या है, बस ये अकेले आइसोलेशन में चले जाते हैं। इसलिए इनको अपने पार्टनर की भावनाओं को समझने की भी ज़रूरत है और आपको भी इनकी भावनाओं को समझने की बहुत ज़रूरत है कि इनको मूड स्विंग्स होते हैं। तो जब इनको मूड स्विंग्स हों, तो आप इनसे कुछ ना बोलें, आप इनको कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दें। रिश्तों में डिपेंडेंसी बढ़ सकती है, घरेलू सुख-सुविधाओं की ओर इनका ज़्यादा झुकाव रहता है, कम्फ़र्ट में रहने के आदी होते हैं। शादी के बाद भावनात्मक सुरक्षा की भावना होती है, पार्टनर को भावनात्मक ज़रूरतें अधिक होंगी यानी कि अ, जो चंद्रमा वाला व्यक्ति है, जिसका चंद्रमा 7th हाउस में बैठा है, ऐसा व्यक्ति हमेशा इमोशनल सपोर्ट ढूँढता है। एक व्यक्ति होता है जो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पैसे की तरफ देखता है, करियर की तरफ देखता है, इनको उससे कोई मतलब नहीं है। इनको इमोशन से मतलब है। क्या मेरा वाइफ़ या हस्बैंड मुझे इमोशनली सपोर्ट करता है जब मैं परेशान हूँ? क्या उसने आके मुझसे कभी पूछा है कि तुम क्यों परेशान हो? क्या उसने मैं अपना सिर उसके कंधे पर रखकर मैं 2 आँसू निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ? ये वो सपोर्ट ढूँढते हैं। इनको करियर, सक्सेस से उतना मतलब नहीं होता जितना सूर्य वालों या किसी और ग्रह वालों को होता है। घर का माहौल जो है रिश्तों को प्रभावित करता है क्योंकि ये इमोशनल बहुत होते हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं। घर में जैसा माहौल होगा, इनका मूड भी वैसा हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इनके मूड को समझा जाए और अकॉर्डिंगली बिहेव किया जाए। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज? आइए समझते हैं। लव मैरिज के योग जो है मीडियम होते हैं। जैसे सूर्य में लव मैरिज के कम थे, इनके मीडियम होते हैं। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सूर्य में परसेंटेज कम था। भावनात्मक जुड़ाव से लव मैरिज की संभावना हो जाती है। जैसे आप इमोशनल आपको कोई चीज़ टच कर गई, कोई आपका फ्रेंड सर्कल है, उसमें बहुत काइंड है कोई व्यक्ति, वो दूसरों की परेशानियों को देख के अपने ऊपर परेशान हो जाता है। आपको ना ऐसे लोग बड़े पसंद आएँगे कि यार ये तो मेरे टाइप का व्यक्ति है या मेरी टाइप की व्यक्ति है। तो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाएगा इनकी तरफ और आप ऑटोमैटिकली उनकी तरफ जाओगे और लव मैरिज की संभावना ऐसे बनती है। अरेंज मैरिज करेंगे तो स्थिरता ज़्यादा होती है कंपैरेटिव टू लव मैरिज। परिवार की सहमति इसमें भी बहुत ज़रूरी होगी। चंद्रमा और शुक्र का योग हो तो लव मैरिज संभव होती है या चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। लव मैरिज में जल्दी जुड़ाव और जल्दी दूरी भी हो जाती है। ये होता है जब कि अभी आप आपने ल मूड स्विंग्स अगेन फिर वही कि अभी आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे किसी से और 1 महीने, 2 महीने के बाद वो प्यार कहाँ चला गया? वो समझ में नहीं आता इंसान को ये क्या हो गया मेरे साथ ज़िंदगी में इतना जल्दी-जल्दी? अभी तो हमारी शादी हुई थी और अब मुझे ये व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा। तो जितना जल्दी ये पसंद करते हैं, उतनी जल्दी ये दूर भी हो जाते हैं। अरेंज मैरिज होगी तो संतुलन ये थोड़ा बेटर होता है क्योंकि उसमें इंसान थोड़ा-सा तोलता-मोलता है। आज का ज़माना ऐसा है कि अरेंज मैरिज होगी तो इंसान बिल्कुल हर पहलू से हर तरह का क्वेश्चन पूछेगा और थोड़ा टाइम भी स्पेंड करेगा बिफोर दे गेट मैरिड। 6 महीना फ़ोन पे बात करके इंसान की मेंटालिटी समझ में आ जाती है। बाकी तो किस्मत में लिखा होगा तो जो लिखा है वो तो होना है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपने पार्टनर का नेचर आपको समझ में आ जाता है जो कि
लव मैरिज में शायद नहीं होता। रीज़न, लव मैरिज में आप साथ में होते हो, यू ट्राई टू शो द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, और आपको एक अच्छी अपनी इमेज बना के रखनी होती है। हम टॉपिक से थोड़ा भटक रहे हैं, लेकिन वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो अरेंज मैरिज में स्टेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। मूड स्विंग्स जो है आपके रिश्तों के लिए चुनौती होते हैं, और शादी में भावनात्मक कॉम्पैटिबिलिटी की ज़रूरत होती है। अब समझते हैं, क्या तलाक या अलगाव के योग होते हैं जब चंद्रमा 7th हाउस में होता है? होते हैं, कि ज़्यादा होते हैं, कम होते हैं? सूर्य के कंपैरिज़न में कम होते हैं। कब हो सकते हैं? जब चंद्रमा आपका कमज़ोर हो। चंद्रमा कमज़ोर होगा तो आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स के शिकार होंगे, आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा, मानसिक बीमारियाँ तक हो सकती हैं, लेकिन वो योगों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं केवल चंद्रमा 7th हाउस में बैठने पर ये सब हो जाएगा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। लेकिन चंद्रमा पीड़ित होगा, आपकी मानसिक शांति या मानसिक स्टेबिलिटी में परेशानी होगी, तो रिश्तों में, संबंधों में प्रॉब्लम आएगी। इससे आप नहीं बच सकते। चंद्रमा केतु का योग हो तो अलगाव भी संभव है। बाकी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। शुक्र में भी प्रॉब्लम है तो तलाक के योग भी बन सकते हैं। रिश्तों में ओवर सेंसिटिविटी की समस्या होती है। ओवर सेंसिटिव हो जाते हो आप, हर चीज़ को दिल से ले लेते हो, दिल पर ले लेते हो और बाद में रोना शुरू कर देते हो। इससे सामने वाला परेशान हो जाता है। समझदारी से काम लें तो सेपरेशन भी टल सकता है। आपको अगर अपने पार्टनर का नेचर पता है कि कब मुझे उससे बात करनी है, कब मुझे उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं और फिर धीरे-धीरे चीज़ों की आदत पड़ जाती है। चंद्रमा अफ़्लिक्टेड हो मैलेफिक प्लैनेट से तो तलाक के योग बनते हैं, पहले ही बता चुका हूँ। और क्या एक से ज़्यादा विवाह के योग भी हो सकते हैं अगर ये स्थिति हो? आंसर है हाँ, चंद्रमा कमज़ोर हो तो एक से अधिक विवाह के योग भी बनते हैं। दूसरे विवाह में इंसान जो है भावनात्मक बैलेंस को ढूँढता है, क्योंकि यहाँ पर उसको नहीं मिला, या तो यहाँ पर वो पार्टनर ओवर सेंसिटिव मिल गया, ओवर इमोशनल मिल गया, जिससे वो भागता है और दूसरे पार्टनर की तलाश शुरू कर देता है। चंद्रमा राहु का योग हो तो हिडन रिलेशनशिप भी हो सकती है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि जिन-जिन का चंद्रमा राहु का योग है, उनकी हिडन रिलेशनशिप होगी ही होगी। ऐसे चांसेस होते हैं ज़्यादा उन लोगों के साथ में, डिपेंड करता है कि दशा आ रही है क्या चंद्रमा की या राहु की, या कोई ट्रांजिट आ रहा है क्या? अगर ये सब चीज़ें आती हैं, तो लोगों की होती भी हैं, जिनकी दशा नहीं आती है, उनकी नहीं भी होती हैं। इसलिए मैं देखता हूँ कि कमेंट में मुझे आके लोग बोलते हैं कि आपने ऐसा बताया था, हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। आपको दूसरे चार्ट्स भी देखने होते हैं, आपको दशा भी देखनी होती है और ट्रांजिट भी होती है। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये सब हम जेनेरिक बातें करते हैं कि अगर ये चीज़ें हों, तो इन-इन चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। ये दिस इज़ ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी। अगर ये योग बन रहे हैं, तो ऐसा हो भी सकता है और पॉसिबल है कि नहीं भी हो। हर एक की कुंडली अलग-अलग है। समाज के दबाव में यहाँ पर भी दूसरा विवाह हो सकता है, क्योंकि मूड स्विंग्स की बहुत प्रॉब्लम है। प्रसिद्ध हस्तियाँ कौन थी ऐसे? ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय का चंद्रमा जो है 7th हाउस में बैठा है। उपाय क्या कर सकते हैं आप? सोमवार को शिवलिंग पर दूध चढ़ाएँ। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना है आपको सोमवार। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करना है। सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं, सफ़ेद चीज़ों का दान करना है। शांति और ध्यान का अभ्यास करें। रात को चंद्रमा को जल अर्पण चंद्रमा देखकर जल अर्पण करें। सफ़ेद चंदन का प्रयोग करें, माँ से अच्छे संबंध रखें। मैं हमेशा सबको ये रेमेडी ज़रूर बताता हूँ। अगर आपका चंद्रमा वीक है, माता या माता तुल्य कोई भी स्त्री अगर आपके घर में है, उसकी सेवा करें, उससे बहस में ना जाएँ। वो डाँटती है, सुन लें चुपचाप, पलट के जवाब ना दें। वो कैसी हैं, उनकी हेल्थ कैसी है, उनका चेकअप कराएँ, रेगुलर चेकअप। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोई बीमारी तो नहीं है, उनको कोई कपड़ा तो नहीं चाहिए, उनकी कोई ज़रूरत तो नहीं है। वो सारी चीज़ों का ध्यान रखें, उनको सुख-सुविधाएँ दें। आपका चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम चीज़ मैं सूर्य के केस में भी बताता हूँ कि सूर्य के केस में पिता का ध्यान रखें, या पिता तुल्य किसी भी व्यक्ति का जो घर में बुजुर्ग हो। माता का ध्यान रखेंगे, आपको कोई भी चीज़ छू नहीं सकती। चंद्रमा यंत्र की स्थापना करें, सफ़ेद मोती धारण करें, लेकिन किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर। तो ये थे चंद्रमा के रिजल्ट्स सप्तम भाव में। क्या होगा अगर मंगल बैठे होंगे कुंडली के 7th हाउस यानी सप्तम भाव में? सबसे पहले समझिए आपके जीवन साथी का स्वभाव, सोच और स्वरूप क्या होगा। आपका मंगल होता है एनर्जी का प्लैनेट, बिल्कुल सूर्य देवता के छोटे भाई हैं। इनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ऊर्जावान और साहसी स्वभाव का आपका जीवन पार्टनर हो सकता है।
गुस्सैल हो सकता है। मंगल एनर्जी का कारक है, गुस्सा, ईगो क्लैशेज़ ये सब लेकर आता है साथ में। एनर्जी इनके अंदर बहुत होती है, शांत ये लोग बैठ नहीं सकते, इसलिए बिना बात के गुस्सा कर जाते हैं, गुस्सैल बोलते हैं इनको। आत्मनिर्भर होंगे, इंडिपेंडेंट होते हैं बिल्कुल, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पोर्ट्स या फिज़िकल एक्टिविटी में हो सकते हैं, क्योंकि मंगल से ही स्पोर्ट्स या आर्मी इस तरह की चीज़ों को देखा जाता है। जब आप पुलिस, आर्मी, एक्शन वाली जितनी चीज़ें होंगी, मंगल से देखिए। स्पोर्ट्स जिसमें आपको इंडोर वाले नहीं, जो बैठकर खेले जाते हैं, जो मैदान में खेले जाते हैं, फुटबॉल, क्रिकेट, इस टाइप के जितने भी आपके स्पोर्ट्स हैं, मंगल से देखे जाते हैं। तो बहुत हद तक चांसेज़ हैं कि आपका पार्टनर बैठने वाला नहीं होगा, पर स्पोर्ट्स में हो सकता है, या आर्मी, पुलिस इस टाइप के प्रोफ़ेशंस में भी हो सकता है। कभी-कभी आक्रामक व्यवहार भी कर सकता है, इसलिए आपको थोड़ा-सा केयरफुल रहना होगा बात करते समय। नेतृत्व करने की प्रवृत्ति होती है, मैंने बोला सूर्य के छोटे भाई हैं, सूर्य भी नेतृत्व कराते हैं, मंगल भी नेतृत्व कराते हैं, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देते हैं, आत्मविश्वास देते हैं। भावनाओं को कम व्यक्त करते हैं ऐसे व्यक्ति, इमोशनल कम होते हैं, चंद्रमा से बिल्कुल अपोज़िट होते हैं। सूर्य भी प्रैक्टिकल ज़्यादा थे, मंगल भी प्रैक्टिकल ज़्यादा हैं, इमोशन से थोड़ा इनका कम ही वास्ता है। मेहनती ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकल सोच वाले लोग होते हैं, और रिश्तों में कॉम्पिटिशन की संभावना होती है, क्योंकि ये कोशिश करते हैं कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ? देखते हैं हम दोनों में कौन ये चीज़ अचीव करता है। थोड़ी-सी मंगल जब 7th हाउस से संबंध रखता है, तो पार्टनर के अंदर कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है। अब समझते हैं कि शादी के बाद सुख मिलेगा या संघर्ष होगा? मंगल अगर आपकी कुंडली के 7th हाउस में होंगे। क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है, जीवन में आपके प्रगति होगी, एनर्जी आएगी, गति बढ़ेगी जीवन में। तो आप देखते हैं किसी-किसी के जीवन में कभी-कभी ठहराव आ जाता है, किसी का जीवन एकदम से स्काई रॉकेट आगे बढ़ता है, मंगल आपको स्काई रॉकेट वाली गति देता है। पार्टनर से टकराव की संभावना हो जाती है, क्योंकि ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। गुस्से में इम्पेशंस की वजह से रिश्तों में तनाव भी हो सकता है। मंगल वालों से पेशेंस नहीं होता। ये कहते हैं कि मुझे तुरंत चाहिए रिज़ल्ट किसी भी चीज़ का, ये वेट नहीं करेंगे, डिसीज़न ले लेंगे, काम अगला स्टेप उठा देंगे, सामने वाले को बुरा लग जाएगा। इनके इम्पेशंस होने की वजह से रिश्तों में टकराव की संभावना हो जाती है। गुस्से में इम्पेशंस की वजह से संबंध खराब हो जाते हैं। अब क्या होगा, जीवन में असर्टिवनेस बढ़ेगी। असर्टिव क्या होता है? एक होता है अग्रेसिव, मतलब आप किसी के ऊपर चिल्ला दिया, आपने गुस्सा कर दिया, और एक होता है पोलाइटली किसी चीज़ को समझाना, उसमें आपका गुस्सा है, लेकिन आप टोन अपनी ऐसी रख रहे हो बहुत ही सधी हुई कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। इसको बोलते हैं असर्टिव, बहुत ही डिप्लोमैटिक चीज़ है जी। अ, मैंने बहुत लोगों को अपने डे टू डे प्रैक्टिसेज़ में ये यूज़ करते हुए देखा है, असर्टिवनेस, गुस्सा भी कर दो, पोलाइट इतने हो कि सामने वाले को चोट भी लग जाए। तो असर्टिवनेस जैसी चीज़ें ज़िंदगी में बढ़ जाती हैं, क्योंकि आपका पार्टनर जब अग्रेसिव होता है, आप अपने आप को उस हिसाब से ढाल लेते हो, और आपको पता है अब कि उससे कैसे बात करनी है। घर में, माहौल में संघर्ष की संभावना भी होती है। लोग हाथापाई की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्बल स्पैट होता है कि लोग आपस में वर्बली काफ़ी लड़ाई कर लेते हैं, उलझ जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स के अंदर। ज़िम्मेदारियों में वृद्धि हो जाती है। मंगल जी ज़िम्मेदारी लेकर आते हैं। पार्टनर से इमोशनल वार्मथ की कमी होती है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। इनको इमोशन से थोड़ा कम ही संबंध है इनका। रिश्तों में कंट्रोल की भावना होती है। सूर्य के छोटे भाई हैं, सूर्य भी कंट्रोल करना चाहते थे, ये भी कंट्रोल करना चाहते हैं। डोमिनेंस का खेल चलता है, हस्बैंड बोलेगा मैं डोमिनेट करूँगा, वाइफ बोलेगी मैं डोमिनेट करूँगी, और चक्कर में थोड़ा टकराव हो जाता है। शादी में पैशन और इंटेंसिटी भी आती है। अभी मैं बताता हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है आगे। मंगल शुभ हो तो जीवन में साहस और सुरक्षा की भावना भी रहती है। अब आपकी शादी कैसी होगी? लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी? आप सोचेंगे मंगल तो एनर्जी का कारक है, सूर्य के छोटे भाई हैं, ये तो तलाक करा देंगे, ये कहाँ से लव मैरिज कराएँगे? ये और ज़्यादा कराते हैं। चंद्रमा का अगर लव मैरिज का योग मीडियम था, तो इनका थोड़ा उससे भी हाई है। ये लव मैरिज की तरफ इंडिकेट करते हैं। क्यों? बताऊँगा रीज़न अभी। एक्चुअली ये इम्पल्सिव डिसीजन लेने पर मजबूर करते हैं। इम्पल्सिव क्या होता है? जो सोचा ना गया हो, तुरंत डिसीजन लेने वाले, क्योंकि पेशेंस नहीं है। जो चीज़ पसंद आई, चीज़ नहीं बोलना चाहिए, जो पसंद आया, मुझे तो जी पसंद है, मैं तो शादी कर रहा हूँ। सामने वाले ने सोचा नहीं सोचा, इन्होंने शादी कर ली, और इम्पल्सिव डिसीजन में वो डिसीजन गलत हो गया। आगे चल के लग रहा है ये तो मेरा नेचर ही मैच नहीं हो रहा, ये कुछ बोलता है, मेरे को कुछ समझ में आता है, ये तो मेरी कॉम्पैटिबिलिटी नहीं है। ये चीज़ शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, जो अब ये शादी के बाद सोच रहे हैं। डिसीजन पहले ले लिया, फिर उसके बाद सोच रहे हैं ये क्या कर दिया मैंने? इम्पल्सिव डिसीजन। सो मंगल वाले इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं, जिसकी वजह से इनके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अरेंज मैरिज होती है तो थोड़ी संघर्ष की संभावना हो जाती है, क्योंकि
कॉन्फ्लिक्ट्स ज़्यादा बढ़ते हैं। मंगल और शुक्र का योग हो तो पैशनेट होते हैं ऐसे लोग लव मैरिज के लिए। परिवार में असहमति हो सकती है, मंगल कारक होता है आपका आप आपको अपोज़िट आपको वो वर्ड मेरे मुँह में नहीं आ रहा है अपोज़ करने का। सो घर वालों की हो सकता है सहमति ना हो और आपको उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई कदम उठाना पड़े या बाद में जाकर माने, कोई ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। लव मैरिज में थोड़ा जुड़ाव जल्दी हो जाता है और टकराव भी जल्दी होता है। शादी में फिज़िकल अट्रैक्शन का बड़ा रोल होता है। इम्पल्सिव नेचर की वजह से अर्ली मैरिज के योग भी हो जाते हैं। अभी मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया, इम्पल्सिव मैरिज यानी बिना सोचे-समझे जल्दी डिसीज़न में की गई शादी। अब ये कब होते हैं? इम्पल्सिव मैरिज कब होगी? जब इंसान कम मैच्योर होता है। अगर मैच्योर होता है तो थोड़ा समझदार होता है। 22-23 साल की उम्र है, दुनिया देखी नहीं और लग रहा है कि बस शादी कर लेनी चाहिए और शादी कर ली। थोड़ा जो मैच्योर वाला हिसाब आता है 25, 26, 27 साल की उम्र में आता है, तो इम्पल्सिव डिसीज़न की वजह से आपने शादी करी और वो बैकफ़ायर कर गया, अब आप परेशान हैं। और ईगो का टकराव ये कराते ही कराते हैं। क्या तलाक के योग होते हैं? हर ग्रह तलाक के योग लेकर आता है, ये मैं बार-बार बोलता हूँ। मंगल होगा तो वहाँ भी तलाक के योग होते हैं, डिपेंड करता है मंगल किस स्थिति में है, शुक्र किस स्थिति में है। अगर मंगल कमज़ोर है, अफ़्लिक्टेड है दूसरे पाप ग्रहों से, शनि से, सूर्य से, तो तलाक के योग भी बनते हैं, डिपेंड करेगा शनि किस कंडीशन में बैठे हुए हैं। शनि नहीं शुक्र किस कंडीशन में बैठे हुए हैं। गुस्से में, टकराव में रिश्तों में टकराव की स्थिति पैदा होती है। मंगल राहु या मंगल शनि की युति हो तो सेपरेशन भी संभव होता है। केवल यही कंडीशन नहीं है जिसकी वजह से सेपरेशन हो। अगर ये हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं, बाकी शुक्र की स्थिति के ऊपर डिपेंड करेगा। पार्टनर से इमोशनल डिस्कनेक्ट भी हो सकता है। मैंने ये एग्ज़ाम्पल पिछले वाले भाव में भी दिया था, पिछले वाले ग्रह के उसमें भी दिया था कि मंगल बैठा हुआ है, हो सकता है डिवोर्स ना हो लेकिन हस्बैंड-वाइफ अलग-अलग रहते हों। इस कंडीशन में हो कि साथ ना रह पा रहे हों तो इट्स सेम लाइक डिवोर्स क्योंकि आपके अंदर आपकी जीवन में शादी की कोई खुशी नहीं है, आपसे पैसा कमाने में या किसी और रीज़न से अलग-अलग जगहों पर रह रहे हो। वर्बल अग्रेशन की संभावना ज़्यादा होती है, कभी-कभी फिज़िकल की भी हो जाती है, क्योंकि मंगल हिंसा का कारक भी है, ब्लड का कारक भी है। सो हिंसा भी पॉसिबल है, लेकिन भगवान ना करे किसी के जीवन में कोई ऐसी हिंसा हो वर्बल स्पैट की संभावना ज़रूर रहती है। पार्टनर असर्टिव होने से, अग्रेसिव होने से आपके जीवन में तनाव आता है और जीवन में परेशानियाँ आती हैं। शादी में आपके पेशेंस की कमी होती है, मंगल अशुभ हो तो सेपरेशन और शुभ हो तो संभव सेपरेशन टल भी सकता है। क्या एक से अधिक विवाह होने के योग होते हैं? मंगल कमज़ोर होगा तो ऑब्वियसली 2 विवाह हो सकते हैं। ये हर प्लैनेट के साथ में है, शुक्र की स्थिति पर डिपेंड करता है, दशा गोचर पे भी डिपेंड करता है। पहले विवाह में क्योंकि टकराव बहुत है, तो दूसरे विवाह की तरफ इंसान इंक्लाइंड हो जाता है कि मेरी पहली नहीं बन रही है, लेट मी डू सेकंड मैरिज और इमोशनल स्टेबिलिटी की तलाश करता है, जो कि मंगल वालों के अंदर इमोशंस की कमी होती है। ना अब ये दूसरी शादी में ढूँढ रहे हैं कि मुझे इमोशंस मिल जाए, पहली से तो डिवोर्स हो गया या पहले से डिवोर्स हो गया, ये देखना पड़ता है। उसके बाद पार्टनर से डिस्कनेक्ट होने पर नया रिश्ता बनाने की इनकी इच्छा होती है। शादी में स्थिरता की कमी होती है, मंगल वालों के साथ ये प्रॉब्लम है। प्रसिद्ध हस्तियाँ कौन हैं? ऋतिक रोशन। क्या उनके जीवन में तलाक हुआ? जी हाँ, तलाक हुआ। क्या वो जीवन में दूसरा पार्टनर है? पार्टनर है। आप कितना इन बातों से सहमत हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी कुंडली में कौन-सा ग्रह है 7th हाउस के अंदर, ये भी मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर है आपको। उपाय क्या कर सकते हैं? उपाय सब लोग पूछते हैं रेमेडी बताइए, रेमेडी बताते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा ज़रूर करनी है। मंगलवार के दिन बीज जा मंत्र का जाप करना है, लाल वस्त्र, मसूर दाल को दान करना है, हनुमान चालीसा का पाठ नियमित है, तांबे का सिक्का बहते जल में प्रवाहित करें, मंगल यंत्र की स्थापना करें, गुस्से पर नियंत्रण रखें, रक्तदान करना शुभ होता है। मैंने बोला था मंगल ब्लड का कारक होता है, रक्तदान करेंगे तो अच्छा होता है, मंगल को स्टेबल रखता है। ब्लड डोनेशन कैंप्स लगते हैं, वहाँ जाकर 6 महीने में 1 साल में 1 बार डोनेट कर सकते हैं। मंगलवार को गुड़ चने का दान भी कर सकते हैं। लाल मूँगा धारण करें लेकिन एस्ट्रोलॉजर से डिस्कशन करने के बाद। अपने मन से नहीं करना है, ये वीडियो देख के नहीं करना है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर से सलाह लें, अगर वो सजेस्ट करते हैं तो पहने, नहीं तो ना पहने। मैं बिल्कुल भी एनकरेज आपको नहीं कर रहा हूँ कि आप उसे पहने ही पहने। ये थे मंगल के रिजल्ट्स सप्तम भाव में। क्या होगा जब बुध बैठे होंगे कुंडली के सप्तम भाव यानी 7th हाउस के अंदर? आपका पार्टनर का स्वभाव, रूप और सोच कैसा होगा? आइए समझते हैं। सबसे पहले आपका पार्टनर बुद्धिमान और चतुर होगा। बुद्धि के दाता हैं बुध। बातचीत में माहिर होगा, तर्कशीलता और विश्लेषण
करने की उनके अंदर अलग ही उनकी काबिलियत होगी, जिसे बोलते हैं एनालिटिकल स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होंगी। युवा होंगे, यूथफुलनेस दिखेगी, यानी कि वो अपनी जिनकी जितनी एज होगी उनकी उससे कम प्रतीत होंगे। आपका जवानी का कारक होता है बुध, इसलिए यूथफुलनेस बोलते हैं। वाणी से आकर्षित करने वाला होगा, पार्टियों की जान होगा, लोग इनको सुनना चाहेंगे, इनका कैरिज़मेटिक पर्सनैलिटी होती है। कभी-कभी डुअल नेचर भी हो सकता है, दोहरा स्वभाव भी हो सकता है। अब कभी आपको किसी तरीके से अपना स्वभाव दिखा रहे हैं और थोड़ी देर बाद ये दूसरी पर्सनैलिटी बन जाएँगे, आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको कोई बीमारी है, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि 2 पर्सनैलिटी आप इनकी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। व्यापार में बड़े सक्सेसफुल होते हैं, कम्युनिकेशन से क्षेत्र में जुड़े हो सकते हैं। मज़ाकिया होंगे, विटी मतलब चालाक, मज़ाकिया, अडैप्टेबल होंगे। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे। ये रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। विचारों में तेज़ लेकिन भावनाओं में भी हल्के होते हैं। तो ये था स्वभाव आपके पार्टनर का। अब समझिए इनके आने के बाद आपके जीवन में सुख आएगा या संघर्ष आएगा। बातचीत और समझदार होते हैं ये, तो इससे जीवन में रिश्ते मजबूत होंगे। शादी के बाद मानसिक सक्रियता बढ़ेगी और मानसिक सक्रियता से मतलब क्या है? बेसिकली ये लोग बड़े अच्छी एनालिटिकल स्किल के मालिक होते हैं। तो ये हर चीज़ को तोल-मोल के और हर चीज़ का एनालिसिस करके फिर जीवन में कोई स्टेप लेते हैं। इनको देखकर आप भी सीखेंगे कि ये ऐसा सोच के डिसीज़न ले रहे हैं, क्यों ना मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि इनके डिसीज़न वाइज़ होते हैं, इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। बुध जो हैं, बुद्धि के कारक हैं और इनके डिसीज़न वाइज़ होते हैं, अगर बुध अच्छी स्थिति में बैठा है। पार्टनर से इंटेलेक्चुअल जुड़ाव होगा इनका, कभी-कभी सुपरफिशियल बॉन्डिंग भी हो सकती है। सुपरफिशियल क्या होती है? आर्टिफिशियल। मतलब जैसे मैंने बोला था ना 2 पर्सनैलिटी आप देख सकते हैं, तो कभी तो बहुत ही इमोशनल बॉन्डिंग दिखाएँगे अपने पार्टनर के साथ और कभी-कभी बिल्कुल ही सुपरफिशियल या आर्टिफिशियल इमोशनल बॉन्डिंग दिखा देंगे और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बुध का डुअल नेचर होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। रिश्तों में तर्क और विश्लेषण का प्रभाव आपको साफ दिखेगा। ये लोग साफ मन के होते हैं, साफ वाणी के होते हैं और शादी में फ्लेक्सिबिलिटी की वज़ह से रिश्ते अच्छे मजबूत होते हैं क्योंकि मैंने पहले भी बोला था, ये रिजिड यानी कि सख्त नहीं होते, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होते कठोर हों, ये अपने आप को अपनी स्थिति के हिसाब से ढाल लेते हैं। विचारों का आदान-प्रदान करने में विश्वास रखते हैं। शादी में मैच्योरिटी की कमी हो सकती है। अब दिक्कत क्या है? मैं एक तरफ तो बोल रहा हूँ कि बुद्धि का कारक है, बुद्धि बहुत अच्छी होगी। बुध में ना एक चंचलता है, इनको राजकुमार बोला गया है, तो हैं तो ये बच्चे ही। चाहे कितने ही बुद्धि के कारक हों, कभी-कभी राजकुमारों वाली या बच्चों वाली हरकत करने की वजह से नुकसान भी कर लेते हैं। इसलिए इसकी वजह से बोला गया है कि इनके अंदर मैच्योरिटी की कभी-कभी कमी हो सकती है। छोटी-छोटी बात पर बहस करने की संभावना भी बढ़ सकती है, क्योंकि एक इंसान जब हर चीज़ तोल-मोल के बोलेगा, तो हर बात को वो काटना चाहेगा, नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, इससे बहस की संभावना हो जाती है। शादी में लेकिन ह्यूमर रहता है और मज़ाक बना रहता है। जीवन में आनंद और मनोरंजन की कोई कमी नहीं होगी। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये समझते हैं। लव मैरिज के बुध बहुत अच्छे कारक हैं, जब बुध बैठे हों 7th हाउस में लव मैरिज के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। क्योंकि बताया ना मैंने चंचल, पॉज़िटिविटी, बातें करना, बातें बनाना, तो जब एक इंसान को बातें बनानी आती हैं, तो सामने वाले को इनको अट्रैक्ट करने की कला आती है। इसलिए लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाते हैं। बुध और शुक्र का कोई संबंध हो, तो लव मैरिज के चांसेस और बढ़ जाते हैं। बातचीत से, मेल-जोल से रिश्ता अच्छा बनता है, पहले भी बता चुका हूँ। अरेंज मैरिज में कॉम्पैटिबिलिटी अच्छी होती है, लव मैरिज में भी अच्छी होती है। यूथफुलनेस अट्रैक्शन बना रहता है। तो ये इकलौता ऐसा प्लैनेट बता रहा हूँ मैं, जहाँ पर लव मैरिज करो तो भी ठीक है और अरेंज मैरिज करो तो भी ठीक है। अदरवाइज़ दोनों में से एक में कॉम्पैटिबिलिटी कम थी। बुध की दशा में लव मैरिज के संकेत जनरली मिलते हैं। शादी में कम्युनिकेशन का बड़ा रोल होता है। हो सकता है आपका प्रोफ़ेशन ऐसा हो, जहाँ पर कम्युनिकेशन की वजह से आपको पार्टनर मिला हो या कुछ भी किसी भी तरीके से कम्युनिकेशन ने कोई रोल प्ले किया होगा। अरेंज मैरिज में समझदारी से भी रिश्ता चलता है। लव मैरिज में बहुत जल्दी जुड़ाव और बहुत जल्दी बोर्डम भी हो जाता है क्योंकि डुअल पर्सनैलिटी अपना रोल दोबारा से दिखा रही है। शादी में समानता विचारों की समानता बहुत ज़रूरी होती है। अब देखते हैं क्या तलाक के योग हैं, बुध होगा तो। हर ग्रह के साथ ये है कि अगर बुध जो है वो ग्रह कमज़ोर है तो तलाक बिल्कुल हो सकता है। बुध अफ़्लिक्टेड हो यानी कि मैलेफिक प्लैनेट्स का कोई असर हो इसके ऊपर,
मिसअंडरस्टैंडिंग के योग हैं, जिसकी वजह से तलाक भी हो सकता है, मना नहीं किया जा सकता। लेकिन बुध अगर सुदृढ़ बैठा होगा और शुक्र की स्थिति अच्छी होगी तो तलाक नहीं होता है। रिश्तों में ओवर एनालिसिस होने से दूरियां बढ़ सकती हैं। सुपरफिशियल बॉन्डिंग जो मैंने अभी बात की थी, आर्टिफिशियल बॉन्डिंग होगी, इमोशनल बॉन्डिंग, तो उसकी वो भी एक प्रॉब्लम है आपके रिश्ते में। बुध केतु या बुध शनि का अगर संबंध बैठा हो तो भी तलाक की संभावना के परसेंटेज बढ़ जाती है। बातचीत में कमी से तनाव बढ़ जाता है। पार्टनर के डुअल नेचर से परेशानियां पैदा होती हैं। इमोशनल डेप्थ की कमी से दूरी, अगर आपके बीच में सुपरफिशियल बॉन्ड बन गया, फिर इमोशंस नहीं है आप दोनों के बीच में, तो तलाक की ओर अग्रसर कर सकता है। बुध मजबूत हो तो सेपरेशन भी टल सकता है। रिश्तों में मैच्योरिटी की कमी से टकराव हो सकते हैं। तलाक से पहले लंबे समय तक बातचीत होती है, जैसा मैंने सूर्य के केस में बताया था। सिमिलरली यहाँ पर भी तलाक इमीडिएटली नहीं होता है, पहले बातचीत चलती है, कोशिश की जाती है कि रिश्ते बने रहें, लेकिन तलाक अगर होगा तो उससे पहले काफ़ी दिनों तक कोशिश ज़रूर हुई होगी, ये बात आप देख लेना। अगर आपके सामने कोई ऐसा केस आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने ऐसा देखा है या नहीं। क्या 2 या 2 1 या 2 या 2 से अधिक विवाह के योग होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। बुध अगर कमज़ोर हो तो 2 या 2 से अधिक विवाह के संकेत भी होते हैं। पहले विवाह में कम्युनिकेशन गैप की वजह से हो सकता है, या दूसरे विवाह में इमोशनल डेप्थ की वजह से। दूसरे विवाह में पहले विवाह में इमोशनल डेप्थ की वजह से दूसरे विवाह की तरफ इंसान बढ़ सकता है। बुध राहु का योग हो तो हिडन रिलेशनशिप्स भी हो सकती हैं। फिर बोल रहा हूँ, केवल बुध और जो राहु साथ होने से ही हिडन रिलेशनशिप नहीं होती हैं, और भी कॉम्बिनेशंस देखने होते हैं, इसलिए बिल्कुल ऐसा ना समझें, जिनका बुध और राहु साथ बैठे हैं उनको हिडन रिलेशनशिप है ही है। मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपका बुध और राहु साथ में बैठा हुआ है। पार्टनर से डिस्कनेक्ट होने पर नया रिश्ता जुड़ सकता है, समाज के दबाव में दूसरा विवाह होता है, बुध अफ्लिक्टेड हो तो कन्फ्यूजन और इंस्टेबिलिटी भी आती है। प्रसिद्ध अस्थियां आई एम सॉरी प्रसिद्ध हस्तियां कौन होती हैं? माफ कीजिएगा उस वर्ड के लिए। प्रसिद्ध हस्तियां कौन सी हैं? करण जौहर। हालांकि उन्होंने शादी नहीं की है, लेकिन 7th हाउस में उनके बुध है। रिलेशनशिप भी होती है, कलयुग का जमाना है, शादी नहीं होती है, रिलेशनशिप्स होती हैं। उनकी भी रिलेशनशिप्स रह चुकी हैं, इसलिए हम उसके अंदर ज़्यादा नहीं जाएंगे। लेकिन आपको एग्जाम्पल देने के लिए हमने करण जौहर का आपको एग्जाम्पल दिया। रणबीर कपूर दूसरे हैं जिनका बुध 7th हाउस में है। उपाय किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल उपाय किए जा सकते हैं। क्या वो उपाय हैं? बुधवार को हरे वस्त्र पहने, सबसे बड़ा उपाय है। बुधवार को बीज मंत्र का जाप करें, हरे मूंग और धनिये का दान करें, गणेश जी की पूजा करें, बुध यंत्र की स्थापना करें। बुध की दशा में पन्ना धारण करें, लेकिन ज्योतिषीय सलाह के बाद, मेरे कहने से या इस यूट्यूब वीडियो को देखने के बाद से धारण ना करें, बिना एस्ट्रोलॉजर की सलाह के। छोटी-छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीखें। बुध से जुड़े दान जैसे स्टेशनरी दें। बुध किस चीज़ का कारक है? बच्चों का कारक है, पढ़ाई का कारक है, एजुकेशन का कारक है। स्टेशनरी दान करो, छोटे बच्चों को पढ़ाओ, बुध अच्छा होगा। गौ सेवा करें। गुरु यानी जुपिटर कुंडली के 7th हाउस यानी सप्तम भाव में। जीवन साथी कैसा होगा? पहले समझिए, स्वभाव, रूप और सोच। धार्मिक व्यक्ति होगा, नैतिक मूल्य वाला होगा, क्योंकि गुरु का कारकत्व है धर्म की ओर ले जाना, मैच्योर बनाना, इंसान को आदर्शवादी बनाना। इसलिए आपका जीवन साथी धार्मिक और नैतिक मूल्य वाला हो सकता है। शिक्षित होगा, गुरु का काम है शिक्षा देना, ज्ञान देना, और बुद्धिमान भी होगा। दयालु और सहानुभूति रखने वाला होगा, क्योंकि गुरु आपके अंदर कोमलता लेकर आते हैं। जीवन में मार्गदर्शन करने वाला होगा। गुरु कौन होता है? गुरु मार्गदर्शन ही तो करता है अपने शिष्य का। तो जब ऐसा पार्टनर आता है जो गुरु से इन्फ्लिक्टेड हो, गुरु का रिलेशन हो 7th हाउस से, तो वो जीवन में आपको मार्गदर्शन करेगा। उसको लगता है कि मेरा पार्टनर अगर सही दिशा में नहीं जा रहा है तो आएगा वो ज़बरदस्ती और आपको गाइड करेगा, क्योंकि वो आपका पार्टनर है, उसका हक है आपको गाइड करना। आध्यात्म से जुड़ा हुआ होगा, शिक्षण से जुड़ा हो सकता है, यानी टीचिंग से जुड़ा हो सकता है, अध्यात्म यानी धार्मिक चीज़ों से जुड़ा हुआ हो सकता है। शांत स्वभाव का होगा, संतुलन स्वभाव का होगा, देखने में थोड़ा चबी हो सकता है, क्योंकि गुरु चबीनेस यानी थोड़े से मोटापे के भी कारक हैं, वो फैलते हैं जहाँ पर होते हैं। उदार होगा, सहायक होगा, आपका हेल्पिंग नेचर वाला व्यक्ति होगा। उच्च सोच, आदर्शवादी, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आदर्शवादी होगा ही होगा। जीवन में पॉजिटिविटी लाने वाला होगा, सम्मानित और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। अगर सारे ग्रहों में बात करूँ तो गुरु वाला व्यक्ति सबसे ज़्यादा नोबल, पॉजिटिव, ज्ञानी, आदर्शवादी, नैतिकवादी यही होता है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। इसकी बात, अगर ये सारी पर्सनैलिटी हो, ये सारे आपके क्वालिटीज़ होने के बाद भी क्या जीवन में सुख रहेगा या संघर्ष होगा, पहले वो समझते हैं।
शादी के बाद जीवन में आपके स्थिरता आएगी, इसमें कोई शक नहीं और संतुलन बढ़ेगा। पार्टनर से नैतिक और मानसिक समर्थन भी मिलेगा, पहले भी हमने बात करी है। जीवन में आध्यात्म का प्रवेश होगा। अब क्या हो रहा है, जीवन में आपके सुख आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, धर्म का आपका एंट्री हो रही है, आध्यात्म बढ़ रहा है, स्थिरता आ रही है, संतुलन बन रहा है, रिश्तों में समझदारी और पेशेंस भी आ रहा है। मेरे हिसाब से तो अभी तक हमने जितने प्लैनेट्स की बात की है, गुरु का सबसे बेस्ट रहा है। उसके बाद समाज में प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, क्योंकि पार्टनर ये आपकी प्रतिष्ठा लेकर भी आएगा। पार्टनर से मार्गदर्शन आपको मिलेगा, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ। जीवन में ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ होगा। ऑप्टिमिज्म मतलब पॉजिटिविटी कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, लेट मी स्टार्ट इट। और मोटिवेट करने के लिए पार्टनर तो है ही आपके पास। रिश्तों में विश्वास और आदर होगा आपके। शादी में लंबी स्थिरता होगी। गुरु शुभ हो तो विवाह विवाह अत्यंत सुखद भी होता है। पार्टनर का स्वभाव देख लिया, जीवन में पार्टनर के आने के बाद सुख भी देख लिया, संघर्ष तो है ही नहीं। लेकिन क्या जिनका गुरु होता है 7th हाउस में उनके तलाक नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। क्या है वो कंडीशन? आइए समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि शादी होगी या शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, उसके बाद हम तलाक की बात करेंगे। तो पहले अब आप आध्यात्म की बात कर रहे हैं, मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। प्यार के लिए कोई स्कोप छोड़ा है क्या? मुझे तो नहीं लगता। ये शुक्र के अपोज़िट होते हैं। ये अरेंज मैरिज करवाते हैं, क्योंकि इनका इमोशंस, लव इनसे थोड़ा कम ही नाता होता है। ये मैच्योर व्यक्ति हैं, नैतिकता, आदर्शों वाले होते हैं, इसलिए लव मैरिज की तरफ थोड़ा कम जाते हैं। परिवार की सहम बहुत संभव है कि परिवार की सहमति हो आपकी शादी में, अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज बहुत कम होती है। फिर मैं बोल रहा हूँ, हम परसेंटेज की बात करते हैं, 100% में 90% जिनका गुरु होगा अरेंज मैरिज होगी, 10% लव मैरिज होगी। परसेंटेज है, हम हाँ या ना में जवाब नहीं दे रहे हैं। कमेंट करके मुझे बताइए, अगर आपका गुरु 7th हाउस में है और आपकी लव मैरिज हुई है तो। मैं देखना चाहता हूँ कितने परसेंट लोगों की लव मैरिज हुई है जब उनका गुरु 7th हाउस में था। गुरु और शुक्र का योग हो तो लव मैरिज हो सकती है। परिवार की सहमति से शादी होगी। लव मैरिज में नैतिकता और आदर्शों की भूमिका होगी। प्यार भी अंधा वाला नहीं होगा, प्यार करा है तो ऐसा होगा कि किसी के साथ दोस्ती हुई हो, बहुत सालों तक आप जानते हो, समझते हो, उसके बाद आपकी लव कम अरेंज मैरिज टाइप की हुई हो। विवाह जो है गुरु की दशा में बहुत संभव है कि आपका लव मैरिज हो जाए। शादी में संस्कार और परंपरा का महत्व होगा। अरेंज मैरिज में परिवार का सहयोग होगा और लव मैरिज में परिवार की स्वीकृति के बाद ही शादी होगी। जैसा मैंने बोला, लव कम अरेंज हो सकती है। क्या तलाक के योग हैं? बिल्कुल तलाक के योग हो सकते हैं। गुरु मजबूत हो तो तलाक की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि गुरु बचाते हैं हर चीज़ से। ये होते हैं तो ये मजबूत हैं तो तलाक नहीं होगा। लेकिन ये भी, गुरु भी अगर इन्फ्लिक्टेड हो, मैलेफिक प्लैनेट से युति हो, उनकी दृष्टि पड़ रही हो या ऐसे कुछ योग बन रहे हों, जो तलाक की ओर हमें दिखाते हैं, तो तलाक यहाँ पर भी हो सकता है। लेकिन रिश्तों में समझदारी और धैर्य से सेपरेशन टलता है। गुरु अफ्लिक्टेड हो तो मॉरल कॉन्फ्लिक्ट से दूरी होती है। पार्टनर की रिजिड सोच से थोड़ा तनाव हो सकता है, क्योंकि पार्टनर अगर ज़्यादा ही मॉरल अ, भा विचारों वाला है तो दिक्कत हो सकती है। गुरु केतु या गुरु शनि का योग हो तो सेपरेशन की संभावना भी होती है। इमोशनल मिसमैच से दूरी होती है। सेपरेशन से पहले लंबा संघर्ष होता है, ये मैंने पहले भी बताया है। अगर गुरु अशुभ हो तो विवाह में स्थिरता नहीं होती है। क्या एक से अधिक विवाह के योग होते हैं? जी हाँ, गुरु कमज़ोर हो तो 2 विवाह भी हो सकते हैं। सभी प्लैनेट्स के साथ ये कंडीशन है। क्योंकि पहले विवाह में नैतिकता और या धार्मिक मतभेद हो सकते हैं। दूसरे विवाह में इंसान आध्यात्मिक संतुलन की तलाश करता है। गुरु राहु का योग हो तो हिडन रिलेशनशिप भी हो सकती है। राहु जो है, ये छुपी हुई रिलेशनशिप का कारक है। डिस्क्लेमर अगेन, केवल गुरु राहु साथ बैठने से हिडन रिलेशनशिप नहीं होती हैं, और भी योग देखने पड़ते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ा देते हैं। सामाजिक दबाव में भी दूसरा विवाह इंसान कर सकता है। पार्टनर से डिस्कनेक्ट होने पर नया रिश्ता जुड़ जाता है। विवाह में आदर्शों की कमी से दूसरा विवाह होता है। कभी-कभी एक व्यक्ति बहुत मॉरल है, दूसरा मॉरल है ही नहीं। उन्होंने कहा, भैया तुम्हारी राह अलग, मेरी अलग, हमें साथ नहीं रहना। इस तरह के नेचर वाले व्यक्ति के साथ मैं नहीं रह सकता या रह सकती हूँ। गुरु अफ्लिक्टेड हो तो इंस्टेबिलिटी भी होती है जीवन के अंदर, क्योंकि गुरु के ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव पड़ चुका है। विवाह में अगर नैतिकता की कमी होगी, इंसान पार्टनर से लॉयल नहीं होगा, तो सेपरेशन बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। अमिताभ बच्चन हैं जिनका गुरु 7th हाउस में है, लेकिन उनकी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, क्योंकि अच्छा बैठा हुआ है।
क्या उपाय हो सकते हैं गुरु के? गुरुवार को पीला वस्त्र दान करें, गुरु के बीज मंत्र का जाप करें, पीली चीज़ों का दान करें, चना, हल्दी, पीला कपड़ा, बृहस्पति यंत्र की स्थापना करें, पीला पुखराज धारण करें लेकिन ज्योतिषीय सलाह के पश्चात ओनली। गुरुवार को ब्राह्मणों को भोज कराएँ, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें, गुरु की दशा में ध्यान और साधना करें। गुरुवार को गाय को चना खिलाएँ, आध्यात्मिक जीवन को अपनाएँ। ये सारी रेमेडीज़ हैं गुरु को इम्प्रूव करने के लिए। शुक्र यानी वीनस कुंडली के 7th हाउस में। जीवन साथी कैसा होगा? पहले ये समझते हैं स्वभाव, रूप, सोच जीवन साथी के कैसे होने वाले हैं। सुंदर होगा, आकर्षक व्यक्तित्व का मालिक होगा क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, कॉस्मेटिक्स, जितनी सुंदरता है, ज्वेलरी, जीवन में जितनी सुंदरता है, पूरी धरती पे जितनी सुंदरता है, शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। तो पार्टनर का सुंदर होना तो बनता है और होगा भी। रोमांटिक होगा, आपसे प्यार करने वाला होगा, भावुक भी होगा। कला, संगीत, फैशन इन चीज़ों से जुड़ा हो सकता है क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट्स फैशन, कला और आपका संगीत। इसके बाद उसका टेस्ट जो होगा बहुत ही एलिगेंट होगा क्योंकि दुनिया में जितनी भी महंगी चीज़ें हैं, जो खूबसूरती से रिलेटेड है, ये सारी वीनस से रिप्रेजेंट होती हैं। टेस्ट होगा एकदम एलिगेंट, क्लासिक जो आम लोगों में नहीं मिलता है। अगर सिंपल शब्दों में बोलें तो आम लोगों में ऐसा टेस्ट नहीं मिलता है, इसे बोलते हैं एलिगेंट टेस्ट। दूसरा, सामाजिक रूप से बहुत ही ग्रेसफुल होगा, दूसरों को खुश करने वाला होगा, थोड़ा खर्चीला हो सकता है क्योंकि वीनस जब आता है तो पैसा तो आता है और जिसके पास पैसा आता है फिर वो खर्च भी करता है। कुछ लोग कंजूस होते हैं लेकिन ये लोग कंजूस नहीं हो सकते। इनको सुख सुविधाएँ, भौतिक कम्फर्ट ये सब चीज़ों की बहुत आदत होती है और ये उसके लिए जीते हैं और उसको यूज़ भी करते हैं। बातों से मन मोह लेगा ऐसी बातें होती हैं। ग्रुप में बैठा होगा तो ये इस ग्रुप की जान में होंगे क्योंकि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। रिश्तों में चार्म और मैग्नेटिज़्म होगा। प्यार और सौंदर्य को महत्व देने वाला व्यक्ति होगा। तो ये तो था जीवन साथी का स्वभाव, सोच और रूप। उसके बाद शादी में क्या बदलाव आएँगे? शादी के बाद सुख आएँगे कि संघर्ष आएगा? मुझे तो लगता है सुख आएगा, चलिए देखते हैं। शादी के बाद जीवन में भौतिक सुखों की वृद्धि होती है क्योंकि कम्फर्ट आता है, पैसा आता है तो भौतिक सुखों की तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वृद्धि होनी है और जब पैसा आता है, कम्फर्ट आता है तो इंसान थोड़ा आरामदायक महसूस करता है। रोमांस और आकर्षण का माहौल बनेगा घर में, पॉज़िटिविटी आएगी, प्यार-मोहब्बत की बातें होंगी, पार्टनर से इमोशनल और सेंसुअल जुड़ाव होगा। मैरिड लाइफ में फिजिकल इंटीमेसी भी आप शुक्र से देखते हैं। तो जब शुक्र आपका अच्छा होता है, तो रोमांस भी होता है एंड फिजिकल इंटीमेसी भी होती है। तो इसमें एक बैलेंस होगा। कभी-कभी सुपरफिशियल कनेक्शन लेकिन बन सकता है। सुपरफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल। हमने पहले भी 1-2 प्लैनेट्स पे बात की है। शुक्र जो हैं कभी-कभी एक आर्टिफिशियल बॉन्ड बना देते हैं। इंसान भौतिक ज़्यादा हो जाता है, मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो जाता है, इमोशंस कम हो जाते हैं। आपने बहुत एग्ज़ाम्पल देखे होंगे, कुछ लोगों ने शादी कर ली, ऐज गैप बहुत ज़्यादा था, लड़का या लड़की में 20-20, 30-30 साल का, लेकिन पैसे वाली पार्टी थी बहुत, शादी कर ली। क्योंकि उनको फ्यूचर दिख रहा है कि एक पार्टनर तो मेरा चला जाएगा, लेकिन उसके बाद मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। नाम नहीं लूँगा, आपको सब पता है। अगर आपके पास कोई नाम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। खर्चों में बढ़ोतरी की संभावना होती है। रिश्तों में हार्मनी और समझदारी जनरली होती है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन कहीं-कहीं पर मटेरियलिस्टिक चीज़ें ओवरपावर कर देती हैं प्यार और रोमांस को। शादी में प्यार और सौंदर्य का साफ-साफ प्रभाव दिखाई देता है। इमोशनल डेप्थ की थोड़ी कभी-कभी कमी हो सकती है, हमने जस्ट अभी बात की है। दिखावे की प्रवृत्ति से तनाव आ सकता है क्योंकि वीनस हमेशा शो ऑफ, पैसा, दिखावा इन सब चीज़ों में बिलीव करता है और इसकी वजह से आपके पार्टनर्स के बीच में तनाव भी आ सकता है। शादी में कम्फर्ट और लग्ज़री की चाह बनी रहती है। अब ये समझते हैं आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल तो कहता है कि लव मैरिज होगी क्योंकि शुक्र है रिप्रेजेंट्स प्यार, लव। अगर ये लव मैरिज नहीं कराएँगे तो फिर कौन कराएगा? जितना ज़्यादा चांसेस लव मैरिज के शुक्र की वजह से होते हैं, उतना किसी और प्लैनेट की वजह से नहीं होते। वीनस शुक्र रिप्रेजेंट्स लव, अल्टीमेट बॉन्ड है ये लव मैरिज के लिए। अब ऐसा भी नहीं है कि जिनका शुक्र 7th हाउस में बैठा है, सबकी ही लव मैरिज होगी। पॉसिबिलिटी, हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं बार-बार। सो बाकी ग्रहों के कॉम्बिनेशंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि लव मैरिज या अरेंज मैरिज, इंक्लिनेशन किस साइड है? लव मैरिज की तरफ। आकर्षण और भावनात्मक
जुड़ाव से रिश्ता बनता है यहाँ पर। शुक्र राहु या शुक्र मंगल का योग बने तो पैशनेट होते हैं लोग लव मैरिज के लिए। अरेंज मैरिज में भी चार्म और कॉम्पैटिबिलिटी तो बनी ही रहती है, क्योंकि वीनस तो आराम, जीवन में सुख-सुविधाएँ लेकर आते हैं, तो अरेंज मैरिज भी अच्छी होती है। लेकिन लोग जो भागते हैं लव मैरिज की तरफ, मुझे तो वो पैसा वैसा है मेरे पास, मुझे वो व्यक्ति चाहिए जो मैं पसंद करता हूँ, जो खूबसूरत हो, दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति हो। इस तरह की चाह भी रखते हैं बहुत से लोग। उसकी वजह से, अपने पैसे के इन्फ्लुएंस की वजह से ऐसे लोगों को अप्रोच कर पाते हैं जो जीवन में बहुत सक्सेसफुल हों, बहुत सुंदर हों, बहुत पैसे वाले हों, अपने जीवन में उनको ले आते हैं। लव मैरिज में ग्लैमर और एक्साइटमेंट होता है। लव मैरिज में फिज़िकल अट्रैक्शन का भी बड़ा रोल होता है, परिवार की असहमति हो सकती है। लव मैरिज में इंडिया में अभी भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से मैं आपको ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि लव मैरिज में अभी भी असहमति हो सकती है। परिवार की हाँ, हो सकता है पहली बारी में ना मिले। लव मैरिज की वजह से जल्दी जुड़ाव और जल्दी बोरडम भी हो सकता है, क्योंकि शुक्र अ, अगर आपको प्यार मिल गया उसके बाद आप कहोगे बस अब मुझे जीवन में और सक्सेस चाहिए और मटेरियलिस्टिक सुख चाहिए, ये मेरा प्यार-व्यार का हो गया। कभी-कभी ऐसी प्रभाव भी आते हैं। डिपेंड करता है बाकी प्लैनेट्स की क्या पोज़ीशन है। शादी में इमोशनल और सेंसुअल बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। क्या तलाक या अलगाव के योग होते हैं? बिल्कुल होते हैं जी, हर प्लैनेट के साथ होते हैं और मैं बार-बार बोल रहा हूँ। शुक्र अफ़्लिक्टेड होगा तो तलाक के योग होते हैं। मैंने और प्लैनेट्स में बताया है कि वो अफ़्लिक्टेड हों, शुक्र की स्थिति देखनी पड़ती है, क्योंकि शुक्र का सुदृढ़ होना, स्वराशि होना, उच्च का होना एक योग है जो दिखाता है कि 2 मैरेजेज़ हो सकती हैं। लेट्स से आपके 7th हाउस में सूर्य बैठ गया या कोई ऐसा पापी ग्रह बैठ गया, क्रूर ग्रह बैठ गया, जो अलगाव दिखाता है, और शुक्र भी दो स्वभाव राशि में है, या शुक्र उच्च का या स्वराशि का है, 2 मैरेज करवा देगा, क्योंकि शुक्र सुदृढ़ है। अगर शुक्र नीच का होगा, शुक्र पाप कर्तरी में होगा, शुक्र मैलेफिक प्लैनेट्स के साथ में होगा और दूसरे ग्रह भी बैठे हुए हैं, तो शादी दूसरी नहीं होती है, क्योंकि शुक्र का मजबूत होना ही दूसरी शादी को रिप्रेजेंट करता है। भौतिक सुखों की अधिकता से रिश्तों में दूरी बनती है, मैंने बोला था। इमोशंस को पीछे छोड़ के लोग सुख-सुविधा की तरफ चले जाते हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में तनाव हो जाता है, तलाक का कारण बन सकता है। शुक्र-केतु या शुक्र-शनि का योग हो तो सेपरेशंस भी संभव हैं। रिश्तों में पॉसेसिवनेस और जेलसी भी आ सकती है। इमोशनल मिसमैच से तनाव हो सकता है। दिखावे और असली भावनाओं में अंतर होता है। अगर शुक्र मजबूत हो तो सेपरेशन टल भी सकता है। शादी में समझदारी और डेप्थ की ज़रूरत है। क्या 2 या उससे अधिक विवाह के योग होते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? शुक्र कमज़ोर होगा, शुक्र जैसे मैंने बताया कि शुक्र कमज़ोर है, यानी कि मैलेफिक ग्रहों से अफ़्लिक्टेड है या ऐसी स्थिति में बैठा हुआ है, जहाँ पर एक से ज़्यादा विवाह हों, बिल्कुल दे सकता है। क्योंकि अ वही मैं बोल रहा हूँ, बार-बार ऐसे कंडीशंस होनी चाहिए कि शुक्र अपनी स्वराशि में हो या उच्च का हो, लेकिन दूसरे प्लैनेट्स ऐसे योग बना रहे हैं जहाँ पर इसको इन्होंने पाप कर्तरी या मैलेफिक या युति में आ गए या दृष्टि डाल दी, उसकी वजह से 2 या 2 से अधिक विवाह भी हो सकते हैं। पहले विवाह में इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन उसका कारण बन सकता है, क्योंकि इमोशनल सैटिस्फैक्शन नहीं था पहले विवाह में, दूसरे विवाह की तरफ लेकर जाता है। शुक्र राहु का योग हो तो हिडन रिलेशनशिप भी हो सकती हैं। फिर एक बार बोलता हूँ, शुक्र राहु का योग होने से ही हिडन रिलेशनशिप नहीं होती हैं, ये एक योग होता है, किसी की कुंडली में हो सकती हैं, किसी की कुंडली में नहीं भी हो सकती हैं। दूसरे ग्रह क्या रोल निभा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। समाज में चर्चा का विषय बन सकते हैं, पार्टनर से डिस्कनेक्ट होने पर नया रिश्ता बन सकता है। विवाह में स्थिरता की कमी होती है। शुक्र अफ़्लिक्टेड हो तो इंस्टेबिलिटी भी आती है। 2 विवाह का योग तभी मजबूत होता है जब सप्तम भाव भी अफ़्लिक्टेड हो। सब आपकी प्रसिद्ध हस्तियाँ कौन होती हैं? करीना कपूर खान। 7th हाउस में शुक्र बैठा है, सुंदर है, पार्टनर भी सुंदर मिला है, जीवन की सारी सुख-सुविधाएँ हैं, लेकिन बाकी भविष्य बताएगा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। उपाय क्या है? क्या हम ठीक कर सकते हैं इन चीज़ों को? बिल्कुल कर सकते हैं, उपाय बताते हैं। शुक्रवार को सफ़ेद वस्त्र पहनें, शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें, चावल, दूध, सफ़ेद मिठाई का दान करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, शुक्र यंत्र की स्थापना करें, सफ़ेद चंदन का प्रयोग करें, हमेशा खुशबू लगा कर रखें और घर में भी खुशबूदार माहौल बनाकर रखें। शुक्र की दशा में हीरा या ओपल धारण करें, लेकिन ज्योतिषीय सलाह के बाद। रिश्तों में सच्चाई और गहराई बनाकर रखें। शुक्रवार को कन्याओं का भोजन कराएं।
भौतिक सुखों की बजाय भावनात्मक संतुलन बनाने पर ध्यान दें। तो ये थे शुक्र के रिजल्ट 7th हाउस में। अब हम समझते हैं शनि अगर 7th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट होंगे। सबसे पहले समझिए जीवन साथी का स्वभाव, सोच और रूप। जीवन साथी आपका जो होगा थोड़ा दिखने में बड़ा लगेगा अपनी उम्र से, गंभीर होगा, जिम्मेदार स्वभाव का होगा, मेहनती और अनुशासित होगा। शनि रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क। अगर ऐसा व्यक्ति है तो बहुत ही मेहनती होगा, ये कंफर्म्ड है। जैसा कि मैंने बताया, ऐसे लोग अपनी उम्र से थोड़े बड़े लग सकते हैं। भावनाओं को थोड़ा कम व्यक्त करते हैं, प्रैक्टिकल और ग्राउंडेड नेचर के होते हैं। कभी-कभी कोल्ड या डिस्टेंट भी हो सकते हैं। जीवन में स्थिरता लाने वाला व्यक्ति होता है ऐसा। पारंपरिक सोच वाला, शनि रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल सोच। तो ऐसे व्यक्ति पारंपरिक सोच वाले होते हैं, एकदम मॉडर्न ज़माने के नहीं लगेंगे आपको। ड्यूटी और कमिटमेंट को प्राथमिकता देने वाले लोग होते हैं। शनि वाले लोगों से शादी करने पर जीवन में सुख आता है या संघर्ष आता है, आइए ये समझ लेते हैं। शादी के बाद आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि हो सकती है। जीवन में अनुशासन और स्ट्रक्चर पक्का आएगा। शनि का मतलब मेहनत, ईमानदारी, रूटीन को फॉलो करना, जीवन में थोड़ा स्लोनेस लाना और स्ट्रक्चर्ड जीवन बनाना। मैस नहीं करते शनि। शनि सख्ती के साथ में जीवन में स्ट्रक्चर्ड वे में आपको जीवन जीना सिखाते हैं। रिश्तों में धीमी गति से सुधार आता है। रिश्ते अच्छे होते हैं और मजबूत होते हैं। प्यार बढ़ेगा, धीरे बढ़ेगा, लेकिन जो ऐसा होगा कि बहुत मजबूत होगा। इमोशनल वार्म्थ की कमी हो सकती है। शनि एक ठंडा प्लैनेट है, सो जनरली रिश्तों के अंदर गर्माहट की जगह थोड़ी ठंडक हो सकती है। हो सकता है दोनों ही जीवन साथी ऐसे हों जो एक दूसरे को प्यार एक्सप्रेस ना करते हों, कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू नहीं बोलते। एक्सप्रेशन इज द की, मतलब आप एक्सप्रेस करेंगे, दैट इज द की, कि आप एक दूसरे को बता रहे हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं। हालांकि बताने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका पार्टनर जो है अपोजिट जेंडर वाला, वो एक्सपेक्ट करता है कि आप एक्सप्रेसिव हों। और ऐसे लोग जो अपना प्यार एक्सप्रेस करना जानते हैं बहुत सक्सेसफुल होते हैं अपनी मैरिड लाइफ के अंदर। ये बात आप सुन लीजिएगा। शादी में स्थिरता रहती है, लंबी अवधि तक चलती है, पार्टनर से प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलता है। शादी में सीरियसनेस बनी होती है और मैच्योरिटी बहुत होती है। शनि रिप्रेजेंट्स मैच्योरिटी, एक्सट्रीम मैच्योरिटी। बहुत ही मैच्योर लोग होते हैं शनि वश से प्रभावित जो होते हैं। रिश्तों में रूटीन और मोनोटनी का खतरा बना रहता है, क्योंकि ऐसे लोग एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते, ये अपने सिर्फ हार्ड वर्क में लगे रहते हैं, तो मोनोटोनस लाइफ होने का, एक उदासीन जीवन जीने का खतरा बना रहता है। शादी के बाद करियर में स्थिरता पक्की आती है। शनि अगर शुभ स्थिति में हो तो विवाह अत्यंत शुभ और मजबूत और स्थिर होता ही है। क्या आपकी शादी लव मैरिज हो सकती है या अरेंज मैरिज? शादी में आपके अरेंज मैरिज के ज़्यादा योग हैं, क्योंकि अभी हमने बात की शनि रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल मेंटेलिटी। हमारे इंडिया में ट्रेडिशनल मेंटेलिटी क्या है कि दो परिवार के लोग मिलते हैं, ये लड़का लड़की को मिलवाते हैं, उनके विचार मिलते हैं तो शादी होती है। शनि वही सब चीज़ें रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनका इंक्लिनेशन अरेंज मैरिज की तरफ ज़्यादा होता है। परिवार की सहमति से ही विवाह संभव होता है। लव मैरिज अगर करना चाहते हैं तो हो सकती है, क्योंकि हम हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका शनि बैठा है 7th हाउस में उनकी लव मैरिज हो ही नहीं सकती, बिल्कुल हो सकती है। परसेंटेज है, लेकिन बाधाएँ आएँगी, परिवार वाले नहीं मानेंगे, परिवार से लड़ोगे, समाज से लड़ोगे, तब जाके आपकी लव मैरिज होगी। तो शनि इतनी आसानी से देते नहीं है लव मैरिज। अरेंज मैरिज में स्थिरता होती है, सम्मान मिलता है। लव मैरिज में सामाजिक या पारिवारिक विरोध बहुत हद तक संभव है। जैसा कि आपने बहुत समाज में देखा भी होगा, कुछ लोग घर से भाग जाते हैं, कुछ लोग पुलिस की कस्टडी में चले जाते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, एडल्ट हो गए हैं, अब हम शादी कर सकते हैं। परिवार को 50 तरह की मुसीबतों का सामना फेस करना पड़ रहा है। वो सब बहुत महज़ हो जाता है, लेकिन वो कंडीशन शनि दे देते हैं। शादी में कमिटमेंट और पेशेंस की ज़रूरत होती है और वो होता भी है। विवाह में देरी के संकेत, शनि इज़ द सैटर्न इज़ द मोस्ट और द स्लोएस्ट प्लैनेट इन अमंगस्ट ऑल 9 प्लैनेट्स जिनकी हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। शनि 2.5 साल में एक अपनी राशि बदलते हैं। तो इतने स्लो हैं, जीवन में थोड़ी-सी स्लोनेस लाते हैं। तो शादी में अगर 7th हाउस में शनि बैठे हैं तो शादी 90% चांसेस हैं कि देरी से हो। बाकी दूसरों ग्रहों की स्थिति पर पता चलेगा कि वो कैसे शनि को अफ़ेक्ट कर रहे हैं।
अगर ऐसे भी योग होते हैं जहाँ शनि 7th हाउस में बैठे हैं और शादी जल्दी हो गई है, डिपेंड करता है कौन से ग्रह का प्रभाव आ रहा है। बुध का प्रभाव आ जाएगा, चंद्रमा का आ जाएगा तो शादी जल्दी भी हो जाती है। लेकिन शनि अगर इकलौते बैठे हुए हैं तो देरी संभव है। शादी में कमिटमेंट आपका बहुत-बहुत ज़रूरी होता है। लव मैरिज में मैच्योरिटी और समझदारी ज़रूरी है। क्या तलाक या अलगाव के योग होते हैं अगर शनि 7th हाउस में हो? शनि बाय नेचर तो क्रूर प्लैनेट हैं, पाप प्लैनेट में इनको रखा जाता है। तो चांसेस हैं कि शनि अगर 7th हाउस में हो तो अफ़्लिक्टेड हो तो तलाक के योग बन सकते हैं। रिश्तों में इमोशनल डिस्कनेक्ट बन सकता है। रिजिड सोच के होने से टकराव भी होता है। क्योंकि अगर आप झुकने को तैयार नहीं होंगे, अपनी एक मानसिकता से चलते जा रहे हैं, फ्लेक्सिबल नहीं है, तो आपकी 2 लोगों की सोच है, अलग-अलग विचार हैं, उनमें टकराव होना संभव है। शनि राहु या शनि केतु का योग हो, तो अलगाव, डेप्थ सेपरेशन 100% संभव भी है। परसेंटेज बता रहा हूँ, संभव है, ऐसा नहीं है कि होगा ही होगा। शादी में कोल्डनेस बनी रहती है, शनि मैंने अभी बताया कोल्ड प्लैनेट है, रिश्तों में वार्मथ नहीं होती, कोल्डनेस रहती है, कम्युनिकेशन गैप होता है, ये लोग थोड़े से अकेले-अकेले से रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, कम्युनिकेशन करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते, जिसकी वजह से परेशानियाँ बढ़ सकती हैं और सेपरेशन हो सकता है। पार्टनर की ज़िम्मेदारियों से तनाव बढ़ता है, पार्टनर जितनी ऐसे लोग बड़ा ज़िम्मेदारियाँ लेकर आते हैं, जीवन में सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने लगते हैं। दोनों पार्टनर्स के बीच में लड़ाई होती है कि आप पूरी दुनिया की ज़िम्मेदारी अपने कंधे पर लेके बैठे हो या बैठी हो और इस वजह से इनमें आपस में लड़ाई हो जाती है और सेपरेशंस की तरफ भी चले जाते हैं। इमोशनल एक्सप्रेशन की कमी से दूरी बनती है। अगर शनि शुभ हो तो सेपरेशन टल सकता है, रिश्तों में पेशेंस की कमी से भी टकराव होता है। तलाक से पहले लंबा संघर्ष और सोच-विचार चलता है। क्या 2 या उससे अधिक विवाह हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं क्योंकि शनि तो वैसे ही आपका मैलेफिक प्लैनेट है तो वो दूसरा विवाह दे सकता है और कमज़ोर हो तो 2 या 2 से अधिक विवाह भी दे सकता है। पहले विवाह में क्यों दूसरे विवाह की तरफ जाते हैं? क्योंकि पहले विवाह में इमोशनल कोल्डनेस थी, इमोशंस गायब थे, वार्मथ थी नहीं और दूसरे विवाह में आप उसकी तलाश करते हो। शनि केतु का योग हो तो हिडन रिलेशनशिप भी हो सकती हैं, परसेंटेज प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। सामाजिक दबाव में आप दूसरा विवाह भी कर सकते हैं। पार्टनर से डिस्कनेक्ट होने पर भी नया रिश्ता बन सकता है। विवाह में ड्यूटी, इमोशंस का इम्बैलेंस हो सकता है। शनि अफ्लिक्टेड हो तो इंस्टेबिलिटी भी लाइफ में आ सकती है। 2 विवाह का योग तब और मजबूत हो जाएगा जब सप्तम भाव भी अफ्लिक्टेड हो। विवाह में रिजिड एक्सपेक्टेशन से सेपरेशंस होते हैं। प्रसिद्ध हस्तियाँ कौन हैं? नरेंद्र मोदी, कुंडली में 7th हाउस में शनि बैठे हैं। शनि के प्रभाव से गंभीरता और वैवाहिक जीवन में दूरी हुई। उपाय क्या है? क्या उपाय किए जा सकते हैं? बिल्कुल किए जा सकते हैं। शनिवार को शनिदेव की पूजा करें, शनि के बीज मंत्र का जाप करें, काले तिल और सरसों के तेल का दान करें, शनि यंत्र की स्थापना करें, काले वस्त्र पहनें और दान करें। शनिवार को गरीबों को भोजन कराएँ। शनि की दशा में लोहे का छल्ला धारण करें लेकिन ज्योतिषीय परामर्श के बाद। हनुमान जी की पूजा करें शनि शांति के लिए। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएँ, कर्म और सेवा को जीवन में अपनाएँ। ये थे शनि के रिज़ल्ट कुंडली के सप्तम भाव। राहु अगर कुंडली के 7th हाउस में हो तो क्या रिजल्ट होते हैं आइए समझते हैं। जीवन साथी कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा। देखिए, राहु है रहस्यमयी चीजों का कारक, तो जीवन साथी की पर्सनैलिटी भी रहस्यमयी हो सकती है और आकर्षक व्यक्तित्व हो सकता है। विदेशी या अलग संस्कृति पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति हो सकता है। पॉसिबिलिटी है आपकी शादी डिफरेंट कल्चर में हो या विदेश में हो, जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं। अनकन्वेंशनल सोच वाला जीवन साथी होगा। ट्रेडिशनल सोच से विश्वास उसका होगा नहीं। वो चाहेगा कि जो दुनिया करती है मैं उससे अलग करूँ और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही महत्वाकांक्षी होगा और मटेरियलिस्टिक होगा। उसे चीज़ों में घर बनाना है, कार चाहिए, पैसा चाहिए, कोठी बनानी है, ये सब चीज़ें उसकी महत्वाकांक्षाएँ होंगी। दिखावे में और स्टेटस को प्राथमिकता देने वाला होगा। चाहे सैलरी 50,000 हो, हाथ में एप्पल का आईफ़ोन ही चाहिए, एंड्रॉइड से काम नहीं चलेगा। इस तरह की पर्सनैलिटी होती है, शो ऑफ करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। एसेंट्रिक या अनयूजुअल हैबिट्स वाला हो सकता है, ऐसी हैबिट्स जो जनरली नहीं मिलती हैं लोगों की, इस तरह की हैबिट्स किसी के अंदर हो सकती हैं। जीवन में अचानक बदलाव लाने वाला व्यक्ति हो सकता है, चार्म और डिप्लोमेसी से प्रभावित करने वाला हो सकता है। ऐसे लोग बड़े रहस्यमयी होते हैं, इनको दूसरों को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है, बड़े ही डिप्लोमैटिक होते हैं। इसलिए मैंने बोला कि डिप्लोमेसी से चीज़ों को करवाने वाला व्यक्ति बहुत ही सूटेबल होते हैं जिनका राहु हो।
और 7th हाउस में हो तो आपका पार्टनर इस टाइप का हो सकता है, भ्रमित करने वाला या अनप्रेडिक्टेबल भी हो सकता है, क्योंकि राहु वाले व्यक्ति भ्रम फैलाते हैं। राहु भ्रम का कारक है, पर्सनैलिटी पे इसका असर आता है और ऐसे लोग अनप्रेडिक्टेबल भी होते हैं। शादी के बाद क्या होगा? जीवन में सुख आएगा या संघर्ष आएगा? ये समझिए। शादी के बाद जीवन में अचानक से बदलाव आता है। पार्टनर से इंटेंस अट्रैक्शन और ऑब्सेशन हो जाता है। राहु ऑब्सेशन का कारक है। कुंडली के जिस भाव में बैठ जाता है, वहाँ ऑब्सेशन दे देता है। सेकंड हाउस में बैठ जाए तो पैसे के लिए ऑब्सेशन दे देगा। 9th हाउस में बैठ जाए तो विदेश जाने के लिए, 12th हाउस में बैठ जाए तो विदेश जाने के लिए। इस तरह जहाँ भी बैठता है, ऑब्सेशन दे देता है। 7th हाउस में बैठेगा तो पार्टनर से ऑब्सेशन दे देगा। आपका पार्टनर आपके लिए ऑब्सेस्ड होगा। बहुत ज़्यादा मतलब आपको ओवर पॉसेसिव हो जाएगा। रिश्तों में भ्रम और अस्थिरता आ सकती है। शादी में ग्लैमर और दिखावे का प्रयास हो सकता है या उसका प्रभाव दिखेगा भी। इमोशनल डेप्थ की कमी हो सकती है, क्योंकि इंसान हमेशा दिखावे में ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ज़्यादा लगा रहेगा तो इमोशंस कहाँ से आएँगे? शादी में रहस्य और छुपी हुई बातें हो सकती हैं, कुछ छुपी हुई हिडन रिलेशनशिप्स हो सकती हैं या कुछ और ऐसा छुपा हुआ जो आपके सामने ना आया हो। केवल रिलेशनशिप ही इकलौती चीज़ नहीं होती है। पार्टनर से धोखे या भ्रम की भी संभावना है। जब भी शादी करें ऐसे व्यक्ति के साथ में एंश्योर कर लें कि आप पार्टनर को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनका बैकग्राउंड आपको पता है, धोखे की संभावना जनरली होती है। मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ कि होगी ही होगी, फिर बता रहा हूँ प्रोबेबिलिटी है, ये परसेंटेज बढ़ा देता है। शादी के बाद सामाजिक स्टेटस में वृद्धि या गिरावट हो सकती है, सडन लॉस या सडन गेन्स भी हो सकते हैं आपकी पॉपुलैरिटी में या आपके फेम के अंदर। रिश्तों में इल्यूजन या आइडियलिज़्म हो सकता है। इल्यूजन पैदा करता है, लोगों को समझ में नहीं आता ये हमारा कौन-सा रिश्ता है। कुछ लोग लिव इन में रह रहे हैं। ना शादी है, ना दोस्ती है, दोस्ती से ज़्यादा है, शादी से कम है। भ्रम की स्थिति है, कुछ नहीं पता, तो बस रह रहे हैं, कट रहा है और ऐसी चीज़ें हो रही हैं। अगर राहु शुभ हो तो अनकन्वेंशनल लेकिन सफल विवाह भी होता है। क्या आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज? वो बताइए मुझे। तो लव मैरिज होने के ज़्यादा चांसेज़ हैं, क्योंकि अनकन्वेंशनल है, शनि के अपोज़िट हैं। शनि कन्वेंशनल थे, अरेंज मैरिज की तरफ लेकर जा रहे थे। राहु कन्वेंशनल हैं और ये अनकन्वेंशनल हैं और ये लव मैरिज की तरफ लेकर जाते हैं। राहु और शुक्र का योग हो तो इंटेंस लव मैरिज होती ही होती है। अनकन्वेंशनल होगी या सोशली चैलेंजिंग विवाह होगा। समाज के विरुद्ध जाकर विवाह हो सकता है, राहु अफ़्लिक्टेड है तो परिवार के विरोध में जाके विवाह हो सकता है, लेकिन अनकन्वेंशनल विवाह हो सकता है, दूसरी कल्चर में हो सकता है, विदेश में हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो ट्रेडिशनल ना हो, ऐसा एलिमेंट आपकी शादी में आ सकता है। अरेंज मैरिज में हिडन इश्यूज़ की संभावना है, जो चीज़ आपको ना बताई गई हो और शादी के बाद में वो खुलकर आपके सामने आएँ। लव मैरिज में अचानक से निर्णय हो सकता है। अभी तक दोस्त थे, बात सही चल रही थी, एक दिन डिसाइड किया कि चलो शादी करते हैं और अगले दिन शादी करके घर पर आ गए। आपने तो देखा होगा बॉलीवुड में 1-2 सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई है कि एक दिन हमने रात को डिसाइड किया कि चलो शादी करते हैं और रात में गए और शादी करके घर पर आ गए। बहुत ऐसी स्टोरी ना, अगर आपको पता हो तो कमेंट में मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ ऐसे थे, जिनके बारे में आपने सुना है। शादी में सीक्रेसी का एक एलिमेंट होता है, रिबेलियन का तत्व होता है। रिबेलियन मतलब होते हैं बागी लोग और सीक्रेसी होती है छुपाना किसी चीज़ को। तो जब राहु कहीं भी कनेक्शन बनाएगा ना, तो ऐसी रिलेशनशिप्स के अंदर छिपाने वाली चीज़ें ज़्यादा होंगी। मैं जाना नहीं चाहता उन चीज़ों के अंदर, क्योंकि वो फिर हम सब्जेक्ट से भटक जाएँगे, लेकिन आप समझ लीजिए जब 2 लोग साथ में रह रहे हों, जो अनकन्वेंशनल तरीके में लिव इन हो या कोई और तरीका जहाँ पर शादी ना हुई हो, तो क्या-क्या अनकन्वेंशनल हो सकता है, वो चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हैं और फिर लोग ऐसी चीज़ों को छिपाते हैं और ये एलिमेंट छिपाने वाला आ जाता है। सुपरफिशियल कॉम्पैटिबिलिटी हो सकती है, सुपरफिशियल होता है आर्टिफिशियल। क्योंकि राहु जब भ्रम में रखेगा तो आपको पता ही नहीं कि आप सच्चा प्यार करते हो, आप सच्चे दोस्त हो। कुछ समय के लिए आप किसी रिश्ते में रहे, उसके बाद आपको लगा यहाँ तो कोई बॉन्डिंग है ही नहीं, मेरा यहाँ रहना बेकार है। राहु की दशा में इम्पल्सिव विवाह हो सकता है। इम्पल्सिव होता है बिना सोचे समझे करना, अचानक से डिसीजन लेना और बोलना कि हाँ, मैं तो शादी करूँगा, कल ही करूँगा या मैं इससे शादी करूँगा तो इसी से करूँगा। इम्पल्सिव डिसीजन लिया और शादी कर ली। विवाह में सामाजिक विरोध हो सकता है या आप चर्चा का विषय बन सकते हैं। क्या तलाक के योग होते हैं राहु में? बिल्कुल होते हैं। राहु अगर अफ़्लिक्टेड हो तो तलाक के प्रबल योग होते हैं। राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है और ये सेपरेशन कराता है। रिश्तों में धोखा या भ्रम की स्थिति हो सकती है। मैंने बताया राहु भ्रम पैदा करता है, धोखे की भी स्थिति है, इसलिए सेपरेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। राहु शनि या राहु केतु का योग हो तो सेपरेशन संभव भी होता है।
पार्टनर से इमोशनल डिस्कनेक्ट हो सकता है, शादी में ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, हिडन रिलेशनशिप्स या अफेयर की भी संभावना होती है। रिश्तों में इल्यूजन और अनकन्वेंशनल लेकिन स्थिर विवाह होता है। तलाक से पहले मानसिक तनाव और भ्रम पॉसिबल है। शादी में ट्रांसपेरेंसी की कमी शादी में ट्रांसपेरेंसी की कमी की दूरी भी होती है। क्या 2 या उससे अधिक विवाह के योग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। राहु कमज़ोर हो तो 2 विवाह के योग भी बनते हैं। पहले विवाह में जो धोखा खाया है उसकी वजह से दूसरा विवाह करता है इंसान। पहले विवाह में क्लैरिटी नहीं थी, भ्रम की स्थिति थी, इसलिए दूसरा विवाह किया इंसान ने। राहु केतु का योग हो तो हिडन रिलेशनशिप्स होती हैं। वो तो होगा ही, जब राहु 7th हाउस में है तो केतु सामने से देखेगा ही। हिडन रिलेशनशिप के इसलिए चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। सामाजिक दबाव में भी इंसान दूसरा विवाह कर लेता है क्योंकि पहली शादी हो सकता है आप इनफेमस हो गए हो, समाज में चर्चा हुई हो या आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया हो जो समाज की ट्रेडिशंस के विपरीत हो, इसलिए सामाजिक दबाव में भी आप दूसरा विवाह कर लेते हैं अपनी रेपुटेशन सुधारने के लिए। राहु की दशा में इम्पल्सिव डिसीजन होने की वजह से आप दूसरा विवाह कर सकते हो। राहु अफ्लिक्टेड हो तो इनस्टेबिलिटी और मल्टीपल पार्टनर्स देता है। दो विवाह का योग तभी मजबूत होगा जब 7th हाउस अफ्लिक्टेड हो। प्रसिद्ध प्रसिद्ध हस्तियाँ कौन-सी हैं? मैं बार-बार ये दूसरी बार है जहाँ पर मैं हस्तियाँ की जगह अस्तियाँ बोल गया, मुझे माफ़ कीजिएगा। प्रसिद्ध हस्तियाँ कौन से हैं? सेलिब्रिटीज़ कौन से हैं जिनका 7th हाउस में राहु है? राहु कंगना रनौत की 7th हाउस में है, उनकी शादी तो नहीं हुई है, लेकिन उनके मल्टीपल रिलेशनशिप्स रह चुके हैं और आज की तारीख में शादी और रिलेशनशिप्स को या लिव इन को सेग्रीगेट करना ज्योतिषीय भाषा भाषा में बहुत मुश्किल है। सो हम लोग भी जब कंसल्टेशन करते हैं क्लाइंट्स के साथ में तो हम शादी वर्ड बड़ा सोच समझ के यूज़ करते हैं। बहुत लूज़ली आप यूज़ नहीं कर सकते कलयुग में, क्योंकि यहाँ शादी के अलावा भी रिलेशनशिप्स के तरीके हैं। आप लिव इन में रह सकते हैं, आप फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रह सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उसमें नहीं जाएँगे। लेकिन हाँ, आप रिलेशनशिप में हो सकते हैं बिना शादी के भी, वही कंगना रनौत की कुंडली के अंदर है। उपाय किए जा सकते हैं क्या? बिल्कुल किए जा सकते हैं, आइए आपको उपाय बताते हैं। राहु के बीज मंत्र का जाप करें, शनिवार को काले तिल और नीले फूल का दान करें, राहु यंत्र की स्थापना करें, नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित करें, राहु की दशा में स्मोकी क्वार्ट्स या गोमेद को धारण करें, लेकिन ज्योतिषीय सलाह के पश्चात हनुमान जी की पूजा करें, राहु से जुड़े दान जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या काले वस्त्र का दान करें, ध्यान और प्राणायाम करें, राहु की दशा में भ्रम से बचने के लिए क्लैरिटी रखें, शनिवार को गरीबों को भोजन कराएं। तो ये थे राहु के रिजल्ट्स कुंडली के 7th हाउस। केतु अगर कुंडली के 7th हाउस में होगा तो क्या रिजल्ट होंगे? समझिए जीवन साथी का स्वभाव, सोच और रूप। रहस्यमयी प्रवृत्ति और अंतर्मुखी स्वभाव होगा। राहु भी रहस्यमयी आपको पर्सनैलिटी देता है और केतु भी देता है। अंतर्मुखी स्वभाव यानी इंट्रोवर्ट। आप अपने आप से मतलब ज्यादा रखेंगे, दूसरों से बात कम करेंगे। भावनात्मक रूप से डिटैच्ड होते हैं। केतु कारक होता है डिटैचमेंट का। जहां पर बैठ जाता है वो उस जगह से आपको डिटैच करता है। मैरिज से डिटैच करेगा। आपको मैरिटल चीज़ों से ले जाकर आध्यात्म की तरफ ले जाएगा, कहेगा ये सब बेकार की चीज़ें हैं। तो डिटैच करता है जनरली भावनात्मक चीज़ों से। शांत लेकिन गहराई वाला व्यक्ति होगा, बहुत ठहराव होगा इसके अंदर, क्योंकि ये मैच्योर व्यक्ति है, ये धर्म की तरफ जाना चाहता है, मोक्ष की तरफ जाना चाहता है, ये शांत रहता है और अपना काम करता है। कभी-कभी भ्रमित या अस्थिर सोच वाला हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि केतु है तो शांत और गहराई वाला होगा, कभी-कभी अस्थिर भी हो सकता है। अनकन्वेंशनल होगा, ये चीज़ गारंटीड है। राहु भी अनकन्वेंशनल सोच देता है, केतु भी अनकन्वेंशनल सोच देता है। कम बोलने वाला लेकिन गहरी बात सोचने वाला और बोलने वाला। कम बोलना तो कन्फर्म है क्योंकि ये लोग अपनी एनर्जी प्रिज़र्व करके रखते हैं। राहु वाले एनर्जी बहुत खर्च करते हैं, केतु वाले प्रिज़र्व करते हैं। जीवन में अध्यात्म को लेकर आने वाला व्यक्ति होता है, प्रैक्टिकल मामलों में कम रुचि रखता है। ज्ञान की बातें ज़्यादा करेगा, उसको फॉलो कम करेगा। तो ये थे जीवन साथी का स्वरूप, स्वभाव और सोच। उसके बाद जब ये जीवन में आएँगे तो सुख आएगा कि संघर्ष आएगा, वो पता करते हैं। शादी के बाद वैराग्य या दूरी की भावना होती है। मैंने अभी बताया था केतु जहाँ बैठता है, उस चीज़ से डिटैच कर देता है। तो या तो ये आपको अलग-अलग कर देगा, जैसी शादी हुई आप अलग-अलग शहरों में रह रहे हो, अलग-अलग देशों में रह रहे हो, या आपको बोलेगा ये शादी-वादी तुम्हारी चीज़ नहीं है, अपना धर्म में जाओ, अध्यात्म की तरफ जाओ और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहो। भगवान की प्राप्ति में अपना जीवन समर्पित करो।
ऐसे थॉट्स आपके अंदर लेकर आएगा। इमोशनल बॉन्डिंग उसकी वजह से कम हो सकती है, उसमें कमी आएगी। पार्टनर में स्पिरिचुअल जुड़ाव ज़्यादा होगा। रिश्तों में रहस्य और अस्पष्टता आएगी। रहस्यमयी पर्सनैलिटी तो देता ही है और क्लियर नहीं होंगे एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अस्पष्ट रिलेशनशिप है, पता नहीं कि क्यों 2 लोग जुड़े हुए हैं, दोनों को ही नहीं पता। शादी में कम्युनिकेशन गैप इसलिए आ सकता है, जिसकी वजह से मानसिक अशांति भी आएगी। पार्टनर पार्टनर जो है प्रैक्टिकल सपोर्ट पार्टनर से आपको प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा। चीज़ें आपको बहुत नेगेटिव लग रही होंगी, लेकिन ये केतु आपको डिटैच करता है। इसमें भगवान ने केतु का कारकत्व ऐसे दिए हैं, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो जब भी आप शादी करेंगे, कुंडली मिला ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि राहु केतु एक्सेस हुई अगर 7th हाउस के ऊपर, तो जो-जो मैं बता रहा हूँ, 90% चांसेस है कि ऐसा हो। प्रोबेबिलिटी है, स्टिल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। का ऐसा ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। शादी में आइसोलेशन की तरफ लेकर जाएगा, अकेलेपन की भावना मिलेगी। अगर केतु शुभ हुआ तो आध्यात्म की उन्नति होगी और शादी के जो मैरिटल हैप्पीनेस है उसमें कमी आएगी। शादी के बाद जीवन में इंट्रोस्पेक्शन बढ़ेगा। आप एक उस स्टेज पे चले जाएँगे शादी के कि अब मैंने जीवन में बहुत कुछ कर लिया है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैंने अपने जीवन में क्या-क्या पा लिया है, मुझे और क्या पाना है और जो मुझे पाना है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और मुझे शादी से कोई मतलब नहीं है, उसके लिए मैं किस पथ पर चलूँ, किसको अपना गुरु बनाऊँ, कौन-सी किताब पढ़ूँ, कौन से धर्म का पालन करूँ, ऐसी बातें आपके दिमाग में आएँगी, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता। आपकी शादी लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी। जब वो केतु शादी से ही डिटैच कर रहा है, तो लव मैरिज कैसे होगी? तो प्रोबेबिलिटी बहुत-बहुत ज़्यादा है कि आपकी अरेंज मैरिज हो। फिर भी 100% गारंटी नहीं होती है, परसेंटेज की प्रोबेबिलिटी की हम बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका केतु 7th हाउस में उनकी लव मैरिज नहीं होती, दूसरे प्लैनेट्स अपना रोल प्ले करते हैं। अगर शुक्र से अफ़्लिक्शन आ जाए तो लव मैरिज भी होती है। लव मैरिज में भ्रम और अस्थिरता होती है। अरेंज मैरिज इनकी ज़्यादातर देखी गई है। केतु शुक्र का योग हो जैसा कि मैंने बताया, तो अनकन्वेंशनल लव मैरिज हो सकती है। अरेंज मैरिज में स्थिरता ज़्यादा होती है लेकिन इमोशनल दूरी होती है। विवाह में क्लैरिटी की कमी होती है। अरेंज मैरिज में सामाजिक स्वीकृति मिलती है। शादी में वैराग्य का प्रभाव होता है कि मैरिज वाली उस रिलेशनशिप के अंदर कोई बात नहीं होती। बुरी लगता है लेकिन ये सच्चाई है। विवाह में गहराई लेकिन स्पष्टता की कमी होती है। क्या तलाक के योग होते हैं? केतु मेलेफिक प्लैनेट है, नो डाउट अबाउट दैट। केतु अफ्लिक्टेड हो तो सेपरेशन के योग भी बनते हैं, इमोशनल डिस्कनेक्ट होता है क्योंकि पार्टनर्स के अंदर और कम्युनिकेशन गैप होता है। तलाक की तरफ तो लेकर जाएगा ही। केतु शनि या केतु राहु का योग हो, केतु राहु का योग तो हमेशा ही होता है क्योंकि एक दूसरे से आमने-सामने होते हैं। समसप्तम की स्थिति होती है, तो अलगाव की स्थिति पैदा करते हैं। पार्टनर से मानसिक रूप से दूर हो जाता है इंसान, रिश्तों में अस्पष्टता हो जाती है और भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। शादी में स्पिरिचुअल मिसमैच हो सकता है। एक व्यक्ति बहुत धार्मिक है, दूसरा नहीं है और इस चक्कर में ये एक अ, अच्छा पेयर नहीं होता। अगर सीधे शब्दों में बोलें तो केतु शुभ हो तो सेपरेशन टल सकता है लेकिन चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तलाक से पहले मानसिक संघर्ष होगा ही होगा। शादी में वैराग्य की भावना से दूरी होती है। क्या 2 या उससे अधिक विवाह भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। केतु कमज़ोर हो तो 2 से अधिक विवाह भी हो सकते हैं। पहले विवाह में क्यों होते हैं 2 विवाह? पहले विवाह में आपको इमोशनल कनेक्ट नहीं मिला, स्पिरिचुअल डिस्कनेक्ट हुआ। दूसरे विवाह में क्लैरिटी और ग्राउंडिंग की तलाश हुई आपको कि मुझे क्लैरिटी चाहिए इस वाले विवाह के अंदर। पुराने वाले में तो भ्रम ही भ्रम था, पता ही नहीं था हमने शादी करी क्यों थी। केतु राहु का योग हो, वो तो होता ही है, तो हिडन रिलेशनशिप के भी चांसेस होते हैं। मतलब केतु 7th हाउस में है, तो हिडन रिलेशनशिप आपकी हो सकती है, ये चांसेस हैं। कार्मिक रिलेशनशिप्स का प्रभाव भी होता है। पुराने जन्मों में कुछ कर्म किए होंगे, केतु 7th हाउस में आया है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। विवाह में अस्पष्टता और भ्रम से इंस्टेबिलिटी आती है, इसलिए इंसान दूसरे पार्टनर की तरफ भागता है। 2 विवाह के योग तभी मजबूत होंगे, सप्तम भाव भी अफ्लिक्टेड हो। प्रसिद्ध हस्तियाँ कौन-सी हैं ऐसी? रेखा जी। रेखा जी के जीवन में मल्टीपल टाइम शादी हुई और उनके पार्टनर दोनों नहीं 2 बार या 3 बार हुई है शायद, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहे। डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप कितने सहमत हैं मुझे कमेंट में बता सकते हैं या कोई और हो तो मुझे बताइए ज़रूर। आपका केतु कहाँ बैठा है मुझे ये भी बताइए। आपके में कोई ऐसा तो नहीं है जिसका केतु 7th हाउस में है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। उपाय है क्या इसका? बिल्कुल है। केतु के बीज मंत्र का जाप करें। मंगलवार को काले तिल और नीले वस्त्र का दान करें। केतु यंत्र की स्थापना करें।
नारियल या नीले फूल को जल में प्रवाहित करें। ध्यान और साधना का अभ्यास करें। केतु की दशा में स्मोकी क्वार्ट्स या लहसुन या धारण करें, लेकिन ज्योतिषीय परामर्श के बाद। हनुमान जी की पूजा करें केतु शांति के लिए। मानसिक स्पष्टता के लिए जर्नलिंग करें। केतु से जुड़े दान जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या काले वस्त्र पहने। आध्यात्मिक ग्रहों का अंत करें। काले जनरली आप डॉग्स को खाना खिलाते हैं, मछलियों को खाना खिलाते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। और धार्मिक अध्ययन ज़रूर करें, ये आपको स्टेबल बनाता है और लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आता है। तो ये थे केतु के प्रभाव कुंडली के 7th हाउस में। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे फीडबैक ज़रूर दें। लेकिन कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी फीडबैक नहीं आएगी तो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो पाएगा। मुझे नहीं पता चलेगा मैं क्या गलत कर रहा हूँ और क्या सही कर रहा हूँ। आपकी प्रोत्साहन से हम आगे बढ़ते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें। जिन लोगों का केतु 7th हाउस में है, या जहाँ भी आपको लगता है कि आपके नियर एंड डियर जिनके ये योग हैं, उनके साथ वीडियो शेयर करेंगे तो हमें प्रोत्साहन मिलता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।